पिछले 3 दिनों की तरह ही आज भी बाजार में है उतार चढ़ाव के बीच दोनों तरफ का कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते का बचा है। क्लोजिंग कहां होगी और अगले हफ्ते की कैसे करें तैयारी और नतीजे आने वाले अब भी ढेर सारे अगले 1.5 घंटे में, इन पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकेंड से पहले दमदार आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी तो है सर। इस आखिरी 1.5 घंटे के लिए बड़ी मजेदार है ट्रेड एकदम। मार्केट में मजा तब आता है जब आप मूड बनाओ और मार्केट बदल जाए, तब मजा आता है, उसका भी अलग मजा है। तो आइए, वैसा ही मार्केट दिख रहा है। अब तक की 5 बड़ी बातें आपको बता दें कि निफ्टी में मजबूती थी, है नहीं। और जब तक आप सोचो कि मजबूती थी तब तक मजबूत वापस हो भी जाता है, जब तक आप सोचो मजबूत हुआ है तब तक कमजोर भी हो जाता है। तो यही ट्रेंड है आज बाजार का, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। फर्क सिर्फ इतना है और वो ये कि फॉर अ चेंज कल के विपरीत, कल निफ्टी मजबूत था, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर। आज निफ्टी थोड़ा कमजोर, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत। ये है आज का ट्रेड। बैंक निफ्टी 36,000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईटी, रियल एस्टेट, ये शेयर आज मजबूत है। तो एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, मेटल में दबाव है। डाउ फ्यूचर 60 अंक कमजोर है, यूरोप आधा % कमजोर। तो ये अब तक का कारोबार आपको दिखेगा दीप। और इस बीच सुबह सुबह आज 7 बजे और 9 बजे जो आपको खबर मिली थी उस पर मुहर लग गई है 2 बजे, ठीक 7 घंटे बाद। 7 नहीं, हाँ 7 बजे वाली खबर, 7 और 2, 9 घंटे बाद आपके सामने खबर पर मोहर लगती। अब 15 मार्च तक आपके लिए डेडलाइन बढ़ चुकी है ईओआई दाखिल करने की, यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए अब आप 15 मार्च तक, आप मतलब आप और हम नहीं करेंगे, जो सारे दावेदार हैं जो शिपिंग कॉर्पोरेशन को खरीदना चाहते हैं, आप तो शेयर ही खरीद पाएंगे। जो कंपनी खरीदना चाहते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन की, उनके लिए डेडलाइन बढ़ती हुई अब 15 मार्च तक का समय मिला, यानी कि 1 महीने से डेडलाइन बढ़ाई गई है ईओआई की। रेस्पॉन्स जबरदस्त है, सरकार चाहती है कि सबको फायदा मिले, मौका मिले। और दीप, जो सुबह हम बात करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है। चाइना प्लस वन यहाँ भी चलेगा। अगर चाइना ये समझता है कि मैं सारे कंटेनर कंट्रोल करके है ना दुनिया पे दबाव बनाऊंगा और मेरी जिसको मर्जी होगी उसको कंटेनर दूंगा, सबको चाइना का सामान ही लेना पड़ेगा, मैं ही एक्सपोर्ट करूंगा और कंटेनर की कमी हो जाएगी, तो आप करेंगे क्या? आपका जो नष्ट होने वाला, जल्दी खराब होने वाला जो सामान है वो तो बिगड़ ही जाएगा। ये सबको समझ में आता है और इसीलिए शिपिंग कॉर्पोरेशन की वैल्यू और बढ़ेगी जब लोग इसके लिए बोलियां लगाएंगे, देश और दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां। बिल्कुल सर। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मुहर और शिपिंग कॉर्पोरेशन फिर से जान आ रही है इस काउंटर में। नजर रखिए, हमने एक्सक्लूसिव खबर आपको आज सुबह बताई थी और उस पर अब ऑफिशियल मुहर लग रही है। पर सर, मार्केट में भी एक्शन भरपूर है, वैलेंटाइंस डे है और आपका लाल कलर थोड़ा तो होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पर आपका प्यार बैंक निफ्टी हरे निशान में है और बढ़िया मूव दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 400 450 अंक भी ऊपर था। थोड़ा मेरा प्यार बैंक निफ्टी आपको किसने कहा? नहीं है। नहीं, ये तो सब अच्छा, आपने ऑब्जर्व किया। और मेरा नया प्यार ये आपको बताना पड़ेगा 3:30 बजे के बाद मस्ती की पाठशाला में। और जो नया प्यार वाकई में बहुत नया है। अच्छा, हाँ, एकदम से नया है। पर फिर बैंक निफ्टी का क्या? देखिए, अब ये तो आदमी पे डिपेंड करता है कैसे मैनेज कर पाए। अच्छा। तो चलिए, 3:30 बजे देखिएगा मस्ती की पाठशाला, बैंक निफ्टी के साथ नया प्यार क्या है। ये तो मेरी बात हुई, लेकिन हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी आपको बताएंगे कि कौन से हैं वो स्टॉक जिनसे वो प्यार करना चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं। तो इस पर रहेगा फोकस। चलिए बढ़ते आगे। और बाजार का अब तक का ट्रेंड तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई, वो ठीक भी है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह कि कल रिलायंस से संभाला, आज बैंक संभाल रहे हैं। एक और फ्रेश मूव देखते हैं सर क्लोजिंग। बिल्कुल आ सकती है, आना तो चाहिए। 15,065 के आसपास आए तो खरीदने का मौका मिला। अब खरीदने की रेंज में आ रहा है निफ्टी। दीप, यहाँ से 20 पॉइंट नीचे 15,065 के आसपास खरीदने का लेवल है। वहाँ खरीदना है, बेचना नहीं है। ओके। हाँ, अब ये खरीदने की रेंज में आ रहे हैं हम, बेचने की रेंज में नहीं है। निफ्टी बेचने का काम हो गया। 15,250, 15,243 का हाई है, लाइफ टाइम आएगा। अब खरीदने का टाइम है। अब बेचने का मुंह मत फुलाना, खरीदने का टाइम है। हाँ, जहाँ खरीदने का टाइम वहाँ खरीदिए, जहाँ बेचने का टाइम। अब खरीदने की रेंज में आ रहे हैं। 15,100 के नीचे मूड खरीदने का रखना है, बेचने का नहीं। क्लियर है सर। चलिए नजर रखें। निफ्टी फिलहाल गिरा है, पर अब जैसा अनिल कह रहे हैं ये खरीदारी का मूव है। ये है ईमेल के जरिए आप 15 मार्च तक ईओआई देख सकते हैं। तो लगभग 1 महीने के लिए
ये ड्यूरेशन बढ़ा दी है। तो जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है और 1 महीने के लिए ईओआई की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है जहां तक शिपिंग कॉर्पोरेशन का सवाल है। पर आइए, ये तो एक अहम खबर, ऐसी और ढेरों खबरें हैं जहां पर हमें करना है फोकस। कई सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर है। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं अहम ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज निफ्टी स्पेस की कंपनी ग्रासिम के नतीजे, लेकिन वायदा बाजार की तो 10 कंपनियां, लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा रिलायंस रिटेल डील पर फ्यूचर रिटेल की याचिका पर एनसीएलटी में सुनवाई होने की संभावना है, इस पर भी नजर है। कल शनिवार के दिन ओएनजीसी और अमारा राजा बैटरी, साथ ही वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। और बीएमएल पर भी फोकस कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अंतिम तारीख होगी। सोमवार के दिन नतीजे कैश स्पेस के ही हैं। जेट एयरवेज के नंबर्स आते दिखेंगे, लेकिन ट्रिगर्स कई सारे हैं। एक तो देश भर में फास्टैग जो है सोमवार यानी कि 15 फरवरी से अनिवार्य होता हुआ दिखेगा। इवेंट में डाल देती और होता कुछ नहीं मानसी। अब तक तो है, अब सोमवार तक अगर बदले ना इस चक्कर में अच्छा, मैंने तो मानसी पे भरोसा करके पहली बार भी फास्टैग लगवा दिया था। सर, कब से लगा हुआ सर तुम्हारे चक्कर में सबसे पहले लगवा दिया। मैंने कहा मानसी बोली तो होगा। इस ट्रिगर पर मैं भी भरोसा करती आई हूँ, लेकिन इस भरोसे पर खरा नहीं उतर पा रहा है। नहीं, सबसे बड़ी मालूम है, अच्छा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कभी न कभी तो लगवाना, मुझे ऐसे कोई तकलीफ नहीं कि क्यों लगवा लिया। लेकिन तकलीफ तब होती है जहाँ हमारा फास्टैग लगा और आगे वाले का नहीं लगा और हम पीछे खड़े ऐसे कि भाई तू भर पैसे फिर हम भी निकले, तो फिर हमारे लगवाने का फायदा क्या जी। तो वो तकलीफ कितनी है। और अभी इन्होंने सिस्टम क्या किया कि डबल लेंगे पैसा। सपोज आपके पास फास्टैग, या आप जो है ना बिना फास्टैग वाली गाड़ियां फास्टैग वाले में पहुंच जाए, है ना, तो उससे डबल पैसा लेते हैं। करेक्ट, तो डबल लेते, तुम क्यों लेते हो भाई, दो उसको जो पीछे लाइन में खड़ा है। करेक्ट, टाइम तो उसका वेस्ट हुआ ना जिसका फास्टैग है। हाँ, वो तो टोल वाले रख लेते पैसा, ये तो गलत बात है। अब सर मुझे इस ट्रिगर से लड़ाई भी होने लगती है सर। हाँ, लड़ाई भी होती है। लड़ाई भी होती है बिल्कुल। दिल्ली विल्ली में तो धो ही डालते एकदम। तो मैं कह रही हूँ अब मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 15 हो जाए फाइनल हो जाए, बढ़िया है, ठीक बात। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में जीएसटी एंटी प्रॉफिटियरिंग मामले की सुनवाई होने वाली है। एलएनटी फाइनेंशियल सर्विसेज का राइट्स इशू जो है ये सोमवार को बंद हो जाएगा। दाम इसके 65 रुपए तय किए गए हैं। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस की डीलिस्टिंग बिड का आखिरी दिन होगा 15 फरवरी। वहीं न्यूरेका आईपीओ है, इसका 15 से 17 फरवरी तक खुलने जा रहा है। प्राइस बैंड 15-17 फरवरी, ओके। 396 to 400 इसके प्राइस बैंड तय किए गए हैं। और अंत में इरकॉन इंटरनेशनल बोनस और अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक 15 फरवरी को होगी, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, ये है आपके लिए तमाम ट्रिगर्स, जिनमें फास्टैग वाले को छोड़कर बाकी सब पर आप बिल्कुल पूरा विश्वास करिए। सही है एकदम। उसका पता नहीं भाई, जब हो जाए तब देखेंगे। आइए, तब तक नितिन जी हमारे साथ तैयार है बिगुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर कहाँ लगाएंगे निशाना? अनिल जी, 15,150 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, 120 में मिल रही है। स्टॉप लॉस होगा 95 का और टारगेट होगा 150 से लेके 160 का। यानी ये जो गिरावट आई है इसमें हम बाय ऑन डिप करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस जस्ट करेक्शन है। तो निफ्टी में हम कॉल खरीदेंगे, बैंक निफ्टी में भी हम कॉल खरीदेंगे और बैंक निफ्टी में हम कॉल खरीदेंगे 36,200 की, जो मुझे मिल रही है 415 रुपए में। मैं नेकेड कॉल खरीद रहा हूँ, ये आज के लिए 415 में मिलेगी। इसका स्टॉप लॉस 350 होगा और टारगेट 525 होंगे। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में खरीदारी करने की राय है नितिन जी की तरफ से, और बिल्कुल सही वक्त पर नितिन जी की खरीदारी है। नितिन जी, 15,150 का जो कॉल ऑप्शन खरीदना है वो कितने में मिल रहा है अंदाज से? ये अभी 122 रुपए का रेट है। 120 के आसपास 122 में मिल रहा है। 95 का स्टॉप लॉस है और मुझे लग रहा है यहीं से बाउंस हो जाएगी। अरे सर, आपको यहाँ से लग रहा है थोड़ी देर पहले जब आपकी भी गलती नहीं, आप तो तैयार ही थे जुड़ने के लिए। आपने शो की शुरुआत में बोला कि मुझे तुरंत ले लीजिए और हमने जल्दी लिया भी, लेकिन देखिए 15,085 से वहीं से घूम गया। कितना है? 50 पॉइंट मुंह एकदम तुरंत बात करते, क्योंकि यहाँ शो की शुरुआत में भी ये बोलते ये बेचने का नहीं, लेने का वक्त है। 15,065 के नीचे। बहुत बढ़िया नितिन जी, एकदम सही वक्त पर आपकी कॉल आई है। 15,150 का कॉल ऑप्शन 120 में लीजिएगा और 36,200 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 415 में लीजिएगा 525 के टारगेट के लिए। फिर से मुलाकात इस शो में एक बार और होगी। मुझे लग रहा पता नहीं नितिन जी से एक मुलाकात और होगी आज के शो में, क्योंकि ये टारगेट जल्दी आ जाएंगे, तो उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। फ्रेश भी कॉल आएगी।
तो जैसा अनिल जी ने कहा थोड़ी देर पहले, खरीदने का लेवल है, नितिन जी से भी राय आ गई है, 50 पॉइंट रिवर्सल भी है निफ्टी पर। देखते हैं और कैसा ट्रेड रहेगा। ढेरों स्टॉक्स हैं खबरों में, आइए जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से हैं स्टॉक्स। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, सबसे पहले तो शिपिंग कॉर्पोरेशन आप लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि कैसे ईओआई के डेट जो है 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नतीजे काफ़ी सारे आए हैं, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा। भारत फोर्ज स्टैंडर्ड मुनाफा जो अनुमान से कम है, 93 करोड़ के आसपास आया, और जो मार्जिन है उसमें भी कमी आई है, 29.1% से गिर के 20.8% के आसपास आया है। बजाज एंड सुमी, यहाँ जोरदार नतीजे आए हैं। मुनाफा 800 करोड़ पे आया है, 355 करोड़ का अनुमान था, अन्य आए करीब 65 करोड़ के आसपास की है, लेकिन इसको भी छोड़े तो नतीजे बहुत अच्छे हैं। मार्जिन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 7.9% से बढ़ के 10.5%। वोल्टास, यहाँ पे जो मुनाफा है हमारे अनुमान से बेहतर है, मार्जिन भी जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। साथ ही साथ कंपनी अपने रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, जिसके चलते अपना एक कारोबार जो है इन्होंने अपनी सब्सिडरी में शिफ्ट किया है, उससे 1000-2000 करोड़ के आसपास मिलेंगे कंपनी को उस ट्रांसफर के चलते। भारत डायनामिक्स मुनाफा गिरा है और मार्जिन में भी कमी आई है। एडवांस एंजाइम मुनाफा यहाँ बढ़ा है, 35 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़, मार्जिन भी बढ़े हैं। डेक्कन सीमेंट 4 करोड़ से मुनाफा बढ़ के 33 करोड़ पे आया है। कनोरिया केमिकल्स घाटे से मुनाफे में आई है, 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 23 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। धनलक्ष्मी बैंक मुनाफा घटा है, 21 करोड़ से घटकर 12 करोड़, लेकिन यह ग्रॉस एनपीए जो है उसमें भी कमी हुई है। मिस्टर धातु फ्लैट मुनाफा 60 करोड़ के आसपास का। कॉनकॉर, सुबह जो खबर आई थी न्यूज़ वायर्स के हवाले से कि मार्च की शुरुआत तक विनिवेश के लिए बोली जो है वो मंगाना संभव है। कैबिनेट से लैंड लीज पॉलिसी को मंजूरी मिली है, तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर थी कॉनकॉर के लिए। स्टॉक मेरे ख्याल से 8-9% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। IRCTC 1 अप्रैल से जो पैसेंजर ट्रेन है उनकी रेगुलर सर्विसेज शुरू हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट IRCTC पे होगा। HPBP IOC, असम सरकार ने जो कोविड के समय पे पेट्रोल और डीजल पे सेस लगाया था अतिरिक्त 5% का, उसको हटा दिया है। और साथ में लिकर, ये भी याद रखें, लिकर पे भी इन्होंने 25% के आसपास की जो ड्यूटी लगाई थी उसकी कटौती की है, तो उसका इम्पैक्ट लिकर स्टॉक्स पे होगा। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ पावर ट्रक टर्मिनल बनाने के लिए एक करार किया है। स्ट्राइड फार्मा और एलेम्बिक फार्मा, दोनों ही कंपनियों को दवाइयों के लिए US FDA से अप्रूवल मिला है। स्ट्राइड फार्मा अथराइटिस की और एलेम्बिक फार्मा ब्लड प्रेशर की। ओके, ये है आपके लिए इस वक्त हम विश्वेश जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल आने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले जल्दी से ग्रासिम का रिजल्ट देख ले जाए। और कुणाल जी ग्रासिम के चार्ट भी तैयार कीजिए। 342 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, आया 359 करोड़, उम्मीद से 17 करोड़ ज्यादा। मुनाफे का आंकड़ा परफेक्ट है, ठीक है, उम्मीद से बेहतर है, 5% का बीट है, 5% बेहतर है मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले नतीजे आप ग्रासिम के यहाँ पर फ्लैश होते हुए देख रहे हैं। दीप, और कोई रिजल्ट्स आए तो जल्दी से देखिए। ग्रासिम के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा और आय का आंकड़ा इनका आया है 672 करोड़ आप कह सकते हैं। तो 3672 करोड़ का आंकड़ा है, जो हमारे अनुमान से थोड़ा कहाँ, बल्कि काफ़ी थोड़ा कम, काफ़ी कम है, 500 करोड़ के आसपास की कमी है। बट यहाँ पर थोड़ा बेस भी रीस्टेटेड दिख रहा है सर, तो वो एक फैक्टर लेना पड़ेगा अकाउंटिंग में। बेस थोड़ा रीस्टेटेड लगता है, स्टैंड अलोन नंबर्स की अगर यहाँ पर बात करें तो बेस रीस्टेट करा है। तो इनका जो रीस्टेटेड बेस आया है वो 3858 करोड़ का आया है, जो हमारा बेस यहाँ पर था वो 4500 करोड़ का था। तो वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा रीस्टेटेड ये नंबर्स दिख रहे हैं। इसके अलावा ढेरों फैक्टर्स हैं सर। अदर इनकम कंपोनेंट देखें तो वो भी थोड़ा घटकर आया है। टोटल एक्सपेंसेस अगर मैं देख रहा हूं तो ये घटे हैं, तो ये एक अच्छा फैक्टर है इनके लिए। टैक्स रेट बढ़ा है इस क्वार्टर, तो उसका मुनाफे पर आप असर देखेंगे। हालांकि ओवरऑल अगर आप मुनाफा देखें तो बढ़कर ही आने के आकार दिख रहे हैं इनको। तो टोटल जो मुनाफा है वो बढ़कर आया, 184 करोड़ से बढ़कर लगभग 360 करोड़ का मुनाफा आया। तो वो एक फैक्टर है जो इनके बिल्कुल थोड़ा कामकाजी मुनाफा और बाकी आंकड़ों पर भी रखेंगे नजर। लेकिन चलना होगा हमें राज्यसभा, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बात कर रही है, हम उन्हें भी सुनेंगे कि वो क्या कुछ कह रही है। लेकिन ग्रासिम के चार्ट तब तक तैयार कीजिएगा। एक बार चलते हैं पहले राज्यसभा। Both as Chief Minister and as Prime Minister of this country, known for his commitment towards development, growth and reform. So these three things are essentially infused in the budget, which is now speaking for itself in the sense it is the instrument through which Atmanirbhar Bharat is to be attained. So post-pandemic and post-global contraction, economies have suffered all over the world, and as I said during my budget speech, the attempt made in this budget is to provide stimulus, provide a strong stimulus, and provide such a stimulus which can bring in that kind of a multiplier effect and therefore
instead of finding quick short-term solutions, even as we provide short-term, quick relief for those people who so desperately need it, we are looking at also medium-term, long-term, sustainable growth, which will keep India in that kind of a growth trajectory, which will maintain us as one of those fastest growing economies in the world. So, government has heard views, opinions, suggestions from experts, from various policy makers around in the country, economists from several parts of the country and also some from outside, and then placed all the thoughts together to produce this budget, which has been tabled in the House. Building an Atmanirbhar Bharat actually reflects the aspiration of the people of India, 130 crore people of India, many of whom, 2/3 of whom are youth who are looking for opportunities, looking for dignified ways in which they can live their lives, contribute towards building of this country. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में इस वक्त बजट के बाद अपना जवाब देती हुई, लेकिन इस बीच ग्रासिम के रिजल्ट्स देखिए और रिजल्ट्स बेहद दमदार दिख रहे हैं। डिटेल में जाने के बाद रेवेन्यू का आंकड़ा भले ही थोड़ा कम दिख रहा हो, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस ऑपरेशनल आई है। कामकाजी मुनाफा 645 करोड़ हमारे अनुमान से बेहतर है और साथ ही मार्जिन्स देखिए 10% से बढ़कर 17.5%। ये गजब की परफॉर्मेंस है जी सर, तगड़ी परफॉर्मेंस, दमदार, जबरदस्त दमदार परफॉर्मेंस। मार्जिन्स के फ्रंट पर 14.5% का अंदाजा था, लेकिन उसके सामने 17.5% अमेजिंग, स्पेक्टाकुलर परफॉर्मेंस जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस। कुणाल जी जल्दी से लेवल्स बताइए। अनिल जी देखिए, चार्ट भी बहुत तगड़ा है, ग्रासिम लगातार आउट परफॉर्म कर रही है। पहले मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की भी राय दी। अनिल जी इसमें 1250 रुपए का एक लेवल है जिसके आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1250 का। अभी रिजल्ट्स आने के बाद इसमें एक डिप आया, डिप के बाद आप देखिए बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है। तो जैसे ही स्टॉक 1250 के लेवल के ऊपर टिक जाता है, 1250 के ऊपर टिक जाता है, तब इसमें नई खरीद कर सकते हैं। 1252 रुपए के ऊपर नई खरीद करें। स्टॉप लॉस रख लें 1240 का, 1240 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके बाय करें और इस स्टॉक में आपको 1300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 1250 के ऊपर टिक जाए। तो 1250 के ऊपर खरीद करनी है और अब कमजोरी करेंगे 1225 के नीचे, 1225 के नीचे जाता है तो जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है उन्हें एक बार के लिए निकलना है। ओके, ये है दमदार परफॉर्मेंस इस वक्त आती हुई ग्रासिम की। 1350 के ऊपर नया ब्रेकआउट, नई खरीदारी, बड़ा एक्शन आते हुए दिखेगा। 1250 के ऊपर 1225 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिगुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, फ्राइडे क्लोजिंग शो है और लास्ट आवर पेंडिंग है और जिस हिसाब से वीकली क्लोज दे रहा है मुथूट फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। और आज के दिन में 1300 के ऊपर सस्टेन्ड मूव है, इवन दो मार्केट नीचे आया है तो मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। मुझे लग रहा है मुथूट फाइनेंस यहाँ से 1400 की ओर जाने के लिए रेडी है और जिस हिसाब से मार्केट के पुलबैक के साथ में थोड़ा सा हमको अच्छी एंट्री मिल रही है, मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है पोजिशनल लॉन्ग के लिए। तो मुथूट फाइनेंस खरीदना चाहिए 1295 के स्टॉप लॉस के साथ में। 1350 और 1400 के टारगेट रहेंगे। और वीकली क्लोजिंग बेसिस अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा साइडवेज फ्लैग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है देयर मस्ट बी अ वेरी बिग ट्रिगर फॉर द गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी और जिस हिसाब से ये मूवमेंट है मुझे लगता है आने वाले एक वीक में परफॉर्म करना चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस मेरे हिसाब से कैरी करना चाहिए फॉर नेक्स्ट वीक ट्रेड बाय के तरीके। वही सेम है एकदम जो सुबह जय ठक्कर करके वही जय और विशेष जी की, मतलब मुझे लगता है ये चैलेंज देके रहेंगे कुणाल जी राकेश जी को जोड़ी के मामले में। बिल्कुल सुबह मुथूट फाइनेंस जय ने दिया है 1315 पर और यही 1315 पे दे रहे सेम। उन्होंने भाई साहब टारगेट 1350 और 1390 का दिया इन्होंने, ताकि सेम ना लगे, इसलिए 1390 की जगह 1400 कर लिया विश्वेश जी ने। बाकी दिल से तो ये भी 1390 देना चाहते थे, लेकिन ये पीछे से दे रहे इसलिए इन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, बाकी कुछ नहीं बदला, बाकी सब कुछ सेम है। तो विश्वेश जी को भी पसंद है, जय को भी पसंद है मुथूट फाइनेंस। ये है आपके लिए स्टॉक कमाल करता हुआ। और वागले साहब को तो हमेशा से पसंद है, ये वागले साहब का फेवरेट स्टॉक रहा भी है, बड़ा जबरदस्त रहा है
राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी राकेश जी बोलिए। नहीं अनिल जी देखिए, चैलेंज वैलेंज कोई चैलेंज नहीं अनिल जी। विश्वेश और जय से अनिल जी, आप तो इनको वैसे भी यंग बॉयज बोल बोल के अनिल जी दिल हमारा दुखाते रहते हैं अनिल जी। तो आप चैलेंज नहीं है अनिल जी, वो अलग कैटेगरी है, हमारी अलग कैटेगरी है अनिल जी। ये तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने देखो चैलेंज क्रिएट करवा रहा हूँ राकेश जय और विश्वेश जय। और इसमें जैसा है, मैं काफी हद तक कामयाब हो गया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। बंसल जी नोटिस करने लगे इस बात को। ओके तो चलिए, जॉइंट बिगुल बनेगा फिर जय और विश्वेश। हाँ देखिए, मैंने तो बंसल जी खाली जोड़ी बना था कि देखो दीप तो मेरे से भी आगे निकल गए, बिगुल तक की बात हो गई, जॉइंट बिगुल बना देगी। तो दीप को भी संभालिए, आप जरा आजकल थोड़ा दीप पे निशाना पहले ज्यादा लगा रहे हैं इसलिए। तो चलिए, एनीवे मुथूट फाइनेंस ये है आज का आपका स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय जय की भी है और विश्वेश जी की भी आती हुई दिख रही है जी। बिल्कुल, तो मुथूट फाइनेंस पर रखिए नज़र, यहाँ पर एक्शन बन रहा है। इस बीच एक्शन ढेरों और स्टॉक्स में भी बन रहा है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ग्रासिम अब नतीजों के बाद और अच्छी तेज़ी दिखा रहा है, पर अदानी एंटरप्राइजेस इस पर अब फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है और स्टॉक डेज हाई पर स्पाइक करके 700 के लेवल के पार जा रहा है। बंसल जी जरा अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट पर बताएं सर, 700 के ऊपर अब क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? दीपांशु देखिए, मैंने और कुणाल जी ने इसको 2021 की पिक पे रिकमेंड किया था और काफी बड़े टारगेट्स दिए हुए हैं। और अभी दोबारा 600 रुपए के अराउंड भी हमने रिकमेंड किया था, वागले जी ने भी रिकमेंड किया था। तो दीपांशु जो समय से गाड़ी में बैठ चुका है, क्लियरली इसको होल्ड करे। एक री रेटिंग का कैंडिडेट है, तो जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करे। कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है अब तो, जो लेके बैठे हुए हैं होल्ड टाइट सिट टाइट। बिल्कुल, तो होल्ड करके बैठे और बड़े मूव आते हुए दिख रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे इस काउंटर पर। 700 के पार अदानी एंटरप्राइजेस को अब देखना, अदानी पोर्ट्स भी मूवमेंट दिखा रहा है। मदरसन सुमी यहाँ पर आ रही है बढ़िया मूव, इस पर चार्ट कॉर्नर की कॉल भी आई थी कुछ दिन पहले। विश्वेश जी आपने भी इसके बारे में बात करी थी कुछ दिन पहले, ऑप्शंस की एक स्ट्रैटेजी दी थी, वहां से तो बहुत बड़ी मूव आ चुकी है और आज नतीजों पर और बड़ी मूव आई है। अब 190 के लेवल्स पर मदरसन के साथ क्या करना चाहिए? 180 का टारगेट था और ये एक्सीड कर रहा है ऑल एक्सपेक्टेशंस को। वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसको कहते हैं मेरे हिसाब से। और अब यहाँ से फॉर सम रीजन अगर पुल बैक आता है तो मुझे लगता है 170 नहीं टूटना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड मोमेंटम जिस तरह का है, मुझे लग रहा है 220 तक भी जा सकता है स्टॉक। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 190 के कॉल में 26 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और जिस हिसाब से आज चैलेंज हो रहा है, आई वुड बी वेरी वेरी क्यूरियस टू सी कि 190 के ऊपर क्लोज देता है। मेरे हिसाब से 190 के ऊपर क्लोज के साथ हम 220 तक के स्तर दे सकते हैं। मदरसन सुमी फ्रेश खरीदारी के लिए स्टॉप लॉस काफी बड़ा है तो वेट करना चाहिए। अगर 190 के ऊपर स्टेबल रहता है देन मेरे हिसाब से 200 का कॉल ऑप्शन खरीद के ट्रेड कर सकते हैं। तो यह आपके लिए मदरसन सुमी, नजर रखिए इस काउंटर पर। दमदार नतीजों पर दमदार रिएक्शन आ रहा है, पर नतीजे आए हैं इंगरसॉल रैंड के और ठीक ठाक नतीजे दिख रहे हैं। मुनाफा थोड़ा घटकर आया है, 24 करोड़ से मुनाफा इनका घटा है, 20 करोड़ का है। 12-15% की गिरावट आपने मुनाफे में आती हुई देखी है जहां तक इंगरसॉल रैंड के नतीजों का सवाल है। इसके साथ ही अगर आप देखें स्टॉक वैसे पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। आय आपने कटौती आय में भी देखिए, 208 करोड़ से घटकर आय 190 करोड़ के आसपास की आई, तो 8% आय में आपने कटौती देखी है। मुनाफा भी 12-13% गिरकर आया है, पर स्टॉक है मजबूत इस समय। 13%, 13.5% की तेजी आपको इंगरसोल रैंड पर आती हुई दिख रही है। एक बार इसके नतीजों पर मैं चेक करूं, तब तक कुणाल जी जरा चार्ट पर नजर डालें। इंगरसोल रैंड नतीजे तो उतने खास नहीं दिख रहे हैं, पर स्टॉक दमदार रिएक्शन दे रहा है। देखिए स्टॉक बहुत शानदार है दीपांशु, मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट के बाद कुछ कूल ऑफ देखने को मिल जाए आपको, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है आज। लेकिन निचले स्तरों पर डेफिनेटली इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए, मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखें। स्टॉक में काफी पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि ये वापस से 4 डिजिट्स में ट्रेड करेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है पहले तो वो बने रहें और जो नीचे के लेवल्स पर इसको खरीद सकते हो खरीदें। मुझे लगता है 1000 के ऊपर स्टॉक जाएगा। शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग के यहाँ पर राय नहीं। बिल्कुल, तो ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, बट अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बढ़िया स्टॉक हो सकता है इंगरसॉल रैंड आपके लिए। किरण जी, आईटीसी नतीजों पर आज इस पर आया है नेगेटिव रिएक्शन, ये अब 215 के नीचे है, इसको क्या करें? खरीदारी करनी चाहिए? अच्छा मौका है अगर आपको पोजीशन बनानी है, या फिर यहां से थोड़ी और वीकनेस देखेंगे?
मुझे लगता है कि इधर से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है। 210 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है। 210 से 215, 216 पे ट्रेड करे तो ये 5 रुपए एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और वापस एक बार पुल बैक आपको 228, 230 के लेवल्स टेस्ट करते नजर आ जाने चाहिए अगले हफ्ते। ओके, तो देखते हैं आईटीसी अच्छा निवेश का मौका बन रहा है अगर आप चाहते हैं थोड़ी पोजिशनल तौर पर इस पर खरीदना। नज़र रखें इस काउंटर पर, नज़र रखें जिस तरह से ब्रेकडाउन आज आया है अशोक लेलैंड में, और सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे। सचिन जी ने कहा था 133 के अगर नीचे जाएगा तो वहाँ से वीकनेस दिखाता है। 126 का लो है, तो लो से ज़्यादा दूर ट्रेड नहीं कर रहा है इस समय। पर सुमित जी क्या करें, 126 के लेवल पर ये बाउंस बैक के लेवल्स हैं या थोड़ी और वीकनेस दिखेगी अशोक लेलैंड में? दिवांशु देखिए, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल से, तो थोड़ा सा नीचे का वेट करें लोअर लेवल्स पे, लेकिन वापस से खरीदारी आएगी। तो मेरे को लग रहा है नीचे में स्टॉक के अंदर 122 125 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए, और वहां से वापस से बाउंस देखने को मिलना चाहिए। ऊपर में 132 का लेवल टूटेगा तब ये वापस से स्ट्रेंथ दिखाएगा, और फिर 140 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय अशोक लेलैंड पर। नजर रखिए इस काउंटर पर। फिनोलेक्स केबल्स, यहाँ पर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आई है 830 करोड़ की, मुनाफा 150 करोड़ आया, 147 करोड़ का मुनाफा है, तो 150 करोड़ के करीब ही आया है, और स्टॉक भी मूवमेंट दिखा रहा है, 3-3.5% ऊपर है। कुणाल जी जरा इसकी भी चार्ट देखें सर। फिनोलेक्स केबल्स 3% ऊपर चार्ट। देखिए चार्ट ये भी बहुत जबरदस्त है। दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। स्पेस की जितनी बाकी कंपनियां हैं सब में बड़े ब्रेकआउट्स हम लोग देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में भी आपको तेजी बनते दिखेगी। 370 के आसपास एक बहुत मेजर बेस बन चुका है, और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म की बात करें तो मुझे लगता है 395 400 के लेवल्स आ सकते हैं, और थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर 410 415 के लेवल्स आ सकते हैं। तो बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 377 377 रुपए पर रख करके बाय करना चाहिए। पहला टारगेट 395 का होगा। तो ये है आपके लिए फिनोलेक्स केबल्स, जहां पर आपको रखनी है नजर। स्पाइक आ रहा है नतीजों के बाद इस पर। एक बार KEI इंडस्ट्रीज भी देख लीजिए, क्योंकि जैसे फिनोलेक्स के नंबर्स आए, KEI इंडस्ट्रीज में भी स्पाइक आया, और ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट पैटर्न दिख रहा है। वो स्टॉक भी 3% का स्पाइक आपको दिखा रहा है इस समय। सुमित जी, KEI के लेवल्स बताएं सर। 510 511 के लेवल पर है चार्ट इस समय। दिवांशु, KEI में भी तेजी देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से शार्प रिकवरी, शार्प बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 511 के ऊपर, 510 511 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो 525 से 530 रुपए तक के लेवल KEI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है होल्ड करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 495 का, ऊपर में 525 530 रुपए तक के लेवल KEI में देखने को मिल सकता है। ओके, KEI इंडस्ट्रीज, फिनोलेक्स केबल्स, ये केबल वाले दोनों साथ साथ एक साथ आज रिजल्ट भी साथ साथ आए। पहले पता होता था रब ने बना दी जोड़ी में आ जाता था। आज वही मैं सोच रहा था कि ये अब एक और जोड़ी मिल गई। हाँ, एक और जोड़ी मिल गई। लेकिन फिलहाल देखिए दोनों के रिजल्ट्स, और दोनों के रिजल्ट्स आए बेहद दमदार। ओके, अच्छा सॉरी, KEI के नहीं, वो फिनोलेक्स के रिजल्ट्स पर। अच्छा, फिनोलेक्स के रिजल्ट पे ये चल रहा है। ओके, मुझे लगा दोनों के रिजल्ट एक साथ कैसे आ गए, वही मैं सोच रहा था। ओके, आइए, तैयार है हमारे साथ सेठी साहब, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। सेठी साहब नमस्कार, बताएं सर कितने हैं स्टॉक्स, एक या अनेक? गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का, दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। करिए शुरुआत। अनिल जी, जो आपका कैश मार्केट का स्टॉक है, एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मा, जो कि NSE में APL लिमिटेड के नाम से ट्रेड होता है। 965 रुपए का अभी इसका भाव है। बहुत ही दमदार कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है, जो API, फॉर्मुलेशन और बल्क ड्रग्स तीनों सेगमेंट में है। कंपनी के 9 प्लांट्स है, और कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में 1800 करोड़ का केपेक्स किया है, जिसके फायदे आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। 137 इनके ANDAs ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और दिसंबर तिमाही में भी दमदार नतीजे थे। फंडामेंटल सॉलिड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट का कैगर है 25% का। इस स्टॉक में 965 के लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1025 का, स्टॉप लॉस रहेगा 940 का। और अनिल जी, आपको याद हो तो बजट वाले दिन जो आपने एक बजट पे आउट ऑफ द बॉक्स एक आइडिया पूछा था, तो यही स्टॉक मैंने रिकमेंड करा था। इस साल के लिए मुझे लगता है आपको मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। F&O में आ रहा है, पता है ना आपको, 1 मार्च से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आप ही के लिए।
हाँ बिल्कुल, ताकि आपके क्या है एफएनओ में आपको स्टॉक्स बहुत चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए आपके लिए दायरा बढ़ सके, इसके लिए हमने स्पेशल इंतजाम करवाया है। 11 शेयर और नए एफएनओ में शामिल होते दिखेंगे अगली सीरीज से सेठी साहब के लिए। तो एलेम्बिक फार्मा फिलहाल कैश, बाद में फ्यूचर्स में आएगा। लेकिन दूसरा स्टॉक सर बताएं जो फ्यूचर्स का है वो। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है वो स्टॉक आज जो रिकमेंड करने जा रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स। अनिल जी, 324-25 के लेवल पे अभी स्टॉक आ गया है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, बट मुझे लगता है हमको एक चीज पे बिल्कुल फोकस करना है। जैसे नितिन गडकरी जी ने बजट के बाद कहा था कि 15 दिन के अंदर वो स्क्रैपेज पॉलिसी का भी गाइडलाइंस बताएंगे। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है और ये पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होकर मुझे लगता है बिल्कुल चलने को तैयार है। इस स्टॉक में खरीदारी करें 325 के लेवल पे, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 340 का टारगेट, स्टॉप लॉस रखना 315 रुपए का। नहीं ओके, 315 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में करें खरीदारी 340। सेठी साहब, वैसे तो अभी आप फोन पे यार जो फोटो आपकी लगी हुई वो सूट वूट में एकदम टाई वाई लगा के 3:30 बजे आपको टी शर्ट में होना है, ध्यान है ना आपको, ये मस्ती की बात है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, एकदम। हाँ बिल्कुल रेडी रहिएगा अपने जवाब के साथ। कौन सा स्टॉक आपको पसंद है जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, सोच लिया ना? हाँ सोचा हुआ अनिल जी, बिल्कुल। बताओ। चलिए, उसके लिए 3:30 बजे तक आपको करना होगा इंतजार, जब सेठी साहब बताएंगे अपना इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया आज मस्ती की पाठशाला में। थोड़ी देर में फिर से होगी मुलाकात। सेठी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सेठी साहब की लिस्ट इंटरेस्टिंग होगी। सेठी साहब ऑलरेडी इतने सारे स्टॉक होते हैं तो उसमें से कैसे ढूंढेंगे? हाँ, अब नया तो क्या मतलब इंटरेस्टिंग देखते चलिए सेठी साहब क्या ढूंढते हैं। बिल्कुल नजर रखेंगे, पर 2:30 बज गए हैं। नजर रखें बाजार पर। समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, वैसे मैं ग्लोबल मार्केट्स आपको बताऊं वो थोड़े सुस्त क्यूज हैं। डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट्स नीचे है। यूरोप में आप ½ % की गिरावट देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स नहीं है सर, और एशिया भी ज़्यादातर बाजार आज बंद ही थे तो वहाँ से कुछ क्यूज नहीं आ रहे। पर आधी स्ट्रैटेजी तो सर आपने 2 बजे ही बता दी थी, जब आपने कहा था कि इस गिरावट से घबराना नहीं है, ये खरीदारी का मौका है। निफ्टी पर भी बोला था 15,100 के नीचे अब खरीदिए। वहां से देखिए सर, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का रिवर्सल आ चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 80 पॉइंट तो आ ही चुका है। 60 इधर के 15 उधर के जी। तो बड़ी अच्छी बात है दीप। देखिए, ये मार्केट ऐसे ही है, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ही पड़ेगा। उस समय अगर डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? जब खरीदने का टाइम वहाँ डरेंगे और जब बेचने का टाइम है तब यदि अति उत्साहित हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो भावनाओं को काबू में रखते हुए सही लेवल पर सही डिसीजन लें तो सिंपल है। देखिए, ऊपर आ गया। और सबसे बढ़िया बात आज ये कि आपका बैंक निफ्टी साथ दे रहा है, तो बैंक निफ्टी बड़ा मजबूत है 36,000 के ऊपर। आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले मैं डेटा बता दूं, फिर मैं आज की क्लोजिंग में अगर ना बोलूं तो याद दिलाना, भूल ना जाऊं मैं। पहली चीज़ तो ये कि 15,000 के नीचे क्लोज नहीं होगा बाजार, निश्चिंत रहिए, क्योंकि 24 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर पुट में, जो कि हाईएस्ट है। 15,200 के ऊपर भी नहीं होगा, ये भी इत्मीनान रखिए। बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि 15,200 के ऊपर भागने की तैयारी है। 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहां पर भी है, तो इसके बीच में कहीं होना। तो बेस्ट सिचुएशन जो है दीप वो ये 15,100 से 15,200 के बीच में आप क्लोजिंग दे दें। और अगर आज 15,100 के ऊपर आप बंद होते किसी भी लेवल पर हो, भले मैं तो कहता हूँ 50, 60, 70 पॉइंट नीचे भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं। 15,100 के ऊपर जब तक आप बंद हो रहे, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। 5वां दिन, इस पूरे हफ्ते अगर आप 15,100 के ऊपर बंद हो रहे फिर भी डर लगता तो लगो। इसीलिए 2:30 बजे, इसलिए 2 बजे इसलिए कह रहे हैं कि लेने के वक्त बेचने का मत सोचो, बेचने वक्त लेने का मत सोचो, जब तक कि बाजार बड़ा ब्रेकआउट न दे। आपको लगता है निफ्टी ब्रेकआउट देगा, आज निफ्टी ठंडा हो गया। कल लग रहा था बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा, आज बैंक निफ्टी मजबूत हो गया। यही चलेगा ट्रेंड, या आपका कन्विक्शन बाजार टेस्ट कर रहा है, आपको कितना भरोसा है अपने ट्रेड पे। नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो सोचो समझो। तो पॉइंट नंबर 1 सिंपल चीज़ें, 15,100 15,200 बचे हुए समय के लिए आपकी ट्रेडिंग रेंज है। 25-30 पॉइंट ऊपर नीचे गिन लीजिए। 15,100 टूटा तो मैक्सिमम 15,065, 15,200 पार किया तो 15,235-40, उतना ही। ये क्लियर कट है, ये आपकी रेंज है। बट ज़्यादा चांस है कि आप 15,100 15,200 में वक्त निकाल देंगे, बीचों बीच में तो कुछ करने की जरूरत है नहीं जी। शॉर्ट करने जैसा मार्केट है नहीं, और लॉन्ग इसलिए नहीं करना क्योंकि डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे सब जगह नज़र सब जगह रखनी पड़ती है। आप गाड़ी आगे चला रहे तो क्या पीछे के मिरर में नहीं देखते हो क्या? देखना तो पड़ता है ना। तो पीछे के मिरर में आपको यूएस फ्यूचर्स से दिख रहे हैं 90 पॉइंट, इसलिए अंधाधुंध तेजी भी नहीं कर सकते, है ना, कि आपको सामने डाउ फ्यूचर 100 नीचे दिख रहा है। तो इसलिए शांति से बैठे रहिए, जो पोजीशन कन्विक्शन के साथ। ये तो हो गया आपकी निफ्टी। अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी
36,000 मेक और ब्रेक वाला लेवल था, उसके ऊपर आप टिक रहे हैं और 3 बजे तक 3:05 तक 36,000 के ऊपर टिक जाते हैं, जो कि संभावना है जी दिख रही है। तो ये बैंक निफ्टी को ले जाएगा ऊपर 15,225 की तरफ वापस, और बैंक निफ्टी खुद पहुंचेगा 36,225 और 36,450 की तरफ। बैंक निफ्टी में ताकत है, लीडरशिप यहीं से आएगी और मजबूती दिख रही है। अगर ये डाउ फ्यूचर, अगर ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे नहीं हो रहा ना, मेरा बैंक निफ्टी पे बाय कॉल होता है अभी 36,450 के टारगेट के लिए। लेकिन देखो मुझे भी डर लगता है कि भाई कल को दें और गलत हो जाए तो अननेसेसरी लोग भरोसा करते हैं, तो इससे बेटर है कि वेट एंड वॉच। बट डेटा बहुत मजबूत है, डेटा मजबूत है, थोड़ा ग्लोबल साथ दे दे बस, वो बात है। हाँ, तो इसलिए आपको 3:05 के पहले 36,000 के ऊपर टिके रहना है। तो 36,225 36,450 का टारगेट आज और सोमवार तक के लिए अंडरस्टूड, ये आने की तैयारी में। ये आपका सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा ले। आप सोचो ना दीप, ग्लोबल सपोर्ट नहीं करा फिर भी कितनी ऊपर आने की कोशिश और जल्दबाजी। बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी देखो लाल से हरे में आने की कोशिश कर, तो ट्राई तो कर ही रहे अपने हिसाब से, पूरा रिकवर हो गया सर, रिकवर करें अपने हिसाब से, ट्राई करें। अब ग्लोबल सपोर्ट मिल जाए तो और अच्छा। वीकेंड सेशन है और वो कमजोर है तो फिर आपको हिम्मत कम होती है, जैसे मेरी कम में देने की बाय कॉल। नितिन जी तो दे गए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे, वो ज़्यादा थोड़ा स्किल्ड है ज़्यादा, लेकिन व्यू क्लियर है, व्यू ऊपर की तरफ क्लियर है। 3:05 तक देखिए कि ये मेंटेन होते हैं दोनों। ठीक है सर, नजर रखें, एक्शन भरपूर है। निफ्टी पूरा रिकवर हो गया, बैंक निफ्टी 350 अंक की तेजी दिखा रहा है। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा बाय कॉल है अडानी एंटरप्राइजेस के में, लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ गया है। मैंने 705 706 में मैंने आइडेंटिफाई किया है और वही लेवल पे हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है। यहाँ पर बाय करें, थोड़ा सा नीचे आता है तो और ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा 705 706 में। टॉप लॉस आपका 697 का होना चाहिए, टारगेट 721 के टारगेट्स, और ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय। इस बीच HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिसके बारे में आज हम सुबह भी बात कर रहे थे, इसके नतीजे आ रहे हैं। कुणाल जी जरा चार्ट पुल अप करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए। फर्स्ट कट आय 5,430 करोड़ की आई है और मुनाफा आया है 853 करोड़ रुपीस का। तो ये है आपके लिए फर्स्ट नंबर्स HAL के आते हुए, और एकदम नतीजों के बाद आप स्टॉक को भी स्पाइक करते हुए देख रहे हैं। HAL नतीजे तो यहाँ पर अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में सुधार हुआ है, साथ ही इन्हें ऑर्डर्स भी अच्छे मिले हैं, पर उसका इफेक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आपको आते हुए दिखेगा। अगर आप ओवरऑल आय देखें तो बढ़िया उछाल के साथ इनके आय के नंबर्स आ रहे हैं। 5,430 करोड़ के सामने अगर आप देखें पिछली तिमाही में 4,455 करोड़ की आय थी, तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बढ़िया आय में आपने उछाल आते हुए देखा है इनकी। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी बढ़िया फिगर आया, लगभग 40% का उछाल आपने मुनाफे में देखा है। 461 करोड़ से बढ़कर इनका मुनाफा आया है 853 करोड़ रुपए का। ओवरऑल एक्सपेंसेस थोड़े इनके बढ़े ज़रूर हैं, पर टैक्स रेट देखें तो वहाँ पर आपने थोड़ी कटौती होती हुई देखी है, तो उसका एक बड़ा फ़ायदा इस तिमाही में इनको मिला है। साथ ही अगर आप देखें तो अदर इनकम कंपोनेंट में भी लगभग 3 गुने का उछाल है। तो ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। एक बार कुणाल जी ज़रा आप अपनी राय दें चार्ट पर HAL। देखिए चार्ट शानदार है दीपांशु, लगातार हायर बॉटम्स बन रहे हैं और BDL का भी चार्ट बहुत शानदार था। HAL में एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, 1000 के ऊपर स्टॉक निकला है। अब यहाँ पर 1055-60 पर पहला रेजिस्टेंस है, 1055-1060 पर रेजिस्टेंस है, अभी 1045 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है 1055 पार हो जाए डिसाइसिवली, तब इसमें नई खरीदारी करें। और आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग हो तो फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1020 पर रख ले, होल्ड करें 1055 के आसपास, एक बार के लिए प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय HAL पे। आइए बिगुल पहले सुमित जी के लिए और उसके बाद चलते हैं आशीष सर के पास। बताएं सुमित जी। स्टॉक है अनिल जी, 64 रुपए का भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है मुंजाल ऑटो। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक पिछले कई दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए।
स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है और 2 साल के ऑलमोस्ट हायर लेवल्स पे आ चुका है। डेली चार्ट, वीकली चार्ट दोनों में स्टॉक अच्छा दिख रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुंजाल ऑटो में यहाँ पे सीएमपी पे बाय करें, जो कि 63, 50, 64 के आसपास का भाव चल रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 60 रुपए का, और जिस तरह का ब्रेकआउट आ रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 70 रुपए से लेके 72 रुपए तक का मूव दिखाने को तैयार है। तो मुंजाल ऑटो में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 70 से 72 के टारगेट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, 70 से 72 के टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक में करें खरीदारी है। आशु जी, ये मार्केट में चल क्या रहा है? एक दिन निफ्टी ऊपर होता है, एक दिन बैंक निफ्टी ऊपर, कभी उल्टा, कभी ऐसा, मतलब वहीं के वहीं 4 दिन से घूम फिर के कहीं जा ही नहीं रहे हम। अनिल जी देखिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो तो आपकी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अनिल जी अगर उसके साथ आप स्टॉक्स देखें तो एक आध सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में अनिल जी कहीं ना कहीं एग्जिट नहीं मिल रहा। आपको परसों ध्यान हो, मैंने 2-3 स्टॉक्स के बारे में बोला था, जैसे मेटल्स की बात हुई थी, टाटा स्टील, एक आईटीसी पर्टिकुलरली बोला था अनिल जी, और आपका नाम लेके बोला था कि 210 से 230 लाने में मतलब आप ही का स्किल था कि वो आईटीसी को आप ले आए। सिमिलरली चाहे वो टाटा मोटर की बात करें और या मतलब जितने भी और बाकी स्टॉक्स की भी बात करें अनिल जी, कुछ को छोड़ के, मतलब आज जैसे प्राइवेट बैंक और जो एनबीएफसी है यही थीम चल रहा है अनिल जी। जो पीएसयूज भी हैं बाकी भी, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो 80-82 से अब 78 रुपए। तो अनिल जी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो अब रिसेंट हाईज है ना, उन पे अनिल जी अगर बाइंग हुई है तो एग्जिट नहीं मिल रहा। अगर निफ्टी में बाउंस भी आता है, बैंक निफ्टी में बाउंस भी आता है, तो बहुत स्क्यूड स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो अनिल जी अगले 4-5 दिन के लिए कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है। तो एट बेस्ट, जो भी आपने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली कि उसको देख के शॉर्ट नहीं कर सकते और वैसे लॉन्ग नहीं करना, तो शांति से। तो अनिल जी शॉर्ट कैंडिडेट्स ऐसा लगता है बन रहे हैं, लेकिन मार्केट ओवरऑल जो मार्केट है, फ्रंटलाइन मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है। बट अनिल जी एक डिसिप्लिन जरूरी है कि लाइट होके बैठना चाहिए, मौका जरूर नीचे का मिलेगा। हैविंग सेड दैट, प्राइवेट बैंक से स्टिल ए स्पेस जिसमें आज ट्रैक्शन नजर आया है, तो मुझे लगता है इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, इनमें एक मूव बिल्कुल ऊपर की और आ सकती है। बट अनिल जी जो परसों बात की थी, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स होना चाहिए। ये जो इंटरमिटेंट फॉल्स आ रहे हैं आएंगे। और अनिल जी उसके साथ एक अपडेट देना है मुझे पुराने स्प्रेड का, और एक नया स्प्रेड भी बताना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज, अनिल जी आपको याद हो जो परसों दिया था 15,000 और 14,700। जी, अब मुझे लगा बिगुल बजा दूं आशु जी, लेकिन आप तो बिगुल के इंतजार किए बगैर ही चल पड़े, तो चलिए बताइए सर। नहीं अनिल जी, कोई बिगुल, अनिल जी बिगुल का उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अनिल जी एक स्प्रेड आपको परसों दिया था 15,000 और 14,700, सिर्फ उनके लिए कि जिनको नीचे लगता है या हो सकता है, या जो अगर स्टॉक्स लिए हुए हैं तो उसके अगेंस्ट हेज है। अनिल जी वो 15-16 में बना था, अब वो 25 से 30 रुपए है, तो उसमें 10-15 रुपए आ ही रहे हैं, जा नहीं रहे इन स्पाइट ऑफ मार्केट अप। तो अनिल जी अभी भी जो करंट मार्केट स्ट्रक्चर है, मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा। लेकिन अनिल जी प्लेन वनीला शॉर्टिंग भी कहीं से भी कंड्यूसिव नहीं दिखती है और प्रूडेंट नहीं है। तो अनिल जी 15,100 की एक कॉल लेनी है जिसका भाव चल रहा है 120 रुपए। 15,100 की अनिल जी वीकली थर्सडे वाली जिसका भाव चल रहा है 120 रुपए, और 14,900 की सॉरी अनिल जी पुट लेनी है, 15,100 की पुट लेनी है जिसका भाव चल रहा है 120 रुपए, और 14,900 की 2 पुट बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 60 रुपए। तो अनिल जी 1:2 का बियर स्प्रेड बनाना है फिर निफ्टी में एट 0 कॉस्ट। फिर अनिल जी रिपीट करता हूं, 15,100 की पुट लेनी है एक, 14,900 की 2 बेचनी है, 14,700 तक हम सेफ हैं, इसकी कॉस्ट 0 है। अगर मार्केट ऊपर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 100-200 पॉइंट नीचे आता है तो अनिल जी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, जैकपॉट भी लग सकता है 14,900 पे। जो अनलिमिटेड लॉस है वो 14,700 से नीचे का है। 14,950 एक ऐसा लेवल है अनिल जी, जब तक वो नहीं टूटता मार्केट में कोई मंदी नहीं दिखती है। लेकिन अनिल जी ये कॉशियस ट्रेड्स हैं, कॉशियस स्प्रेड्स हैं, ये मैं बार बार रेकमेंड कर रहा हूं, इसमें जाने में कुछ भी नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ आपको दे के जाएंगे। जो भी परसों वाला भी हो 15 रुपए वाला में 25-30 बन रहा है, कुछ जाएगा नहीं, ये जरूर रखना चाहिए हाथ में। और अनिल जी स्टॉक्स में भी बहुत लाइट पोजीशन होनी चाहिए। आईबुल हाउसिंग का अपडेट देना चाहता हूं अनिल जी, 240 का टारगेट हो गया, लेकिन अभी भी ठीक लगता है, डीएलएफ में बने रहे। और बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अनिल जी टायर्ड सिग्नल्स दे रहे हैं जो कि आपको दिक्कत दे सकते हैं। आईटीसी इज अ केस इन पॉइंट। तो मुझे लगता है कि कॉशियस रहना चाहिए अनिल जी। आप लाइट रहेंगे, आपको मौका मिलेगा, बट एग्जिट नहीं दिख रहा। और सबसे बड़ी चीज है अनिल जी, ये सिचुएशन बन के आती है जब ये एक्सपायरी से 5-7 दिन पहले आ जाए ना, तब मेरे को ज्यादा मतलब आई गेट मोर वरीड कि अब ये जो इंट्रा एक्सपायरी वाले लॉन्ग्स हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे जो कि इंडेक्स इंसिडेंटली दिखा रहा है, तो डिफिकल्ट है थोड़ा ट्रेड। बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप
वैसे भी 14,750 के नीचे अनलिमिटेड से 14,750 के टूट गया तो वैसे रिस्क अनलिमिटेड हो ही जाएगी, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो नुकसान जो लगेगा आप समझ ही सकते हैं, 250 पॉइंट नीचे का, 150 इधर का, 400 पॉइंट में तो सब 4,000 पॉइंट का खाया पिया निकल जाता है लोगों का। तो चलिए, तो ये है आपके लिए निफ्टी का 15,100 का पुट खरीदिए 120 रुपये में, 14,900 का 2 पुट बेचे। एक बार आशु जी शुरुआत में 15,100 का कॉल बोलकर मैं एकदम खुश भी हो गया, फिर बाद में पता चला ये तो 15,100 का पुट निकला इन द मनी वाला। तो ये 15,100 का पुट खरीदिए इन द एट द मनी वाला, और सामने 14,900 के 2 बेच दीजिए, 60 रुपए में बिक रहे हैं तो 120 वहाँ से आ जाएंगे। जीरो कॉस्ट में आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बन चुकी है, ये आप ध्यान में रखिए। ओके, राकेश जी, कुणाल जी आपको देने वाले हैं स्पेशल पिक। उससे पहले एक अभी स्टॉक के रिजल्ट आए हैं, वो भी आपके सामने रखने जरूरी है। मुंजाल ऑटो, और जो रिजल्ट के ठीक पहले चार्ट्स पर संकेत भी आए हमारे सुमित जी के, और सुमित जी ने 70 और 72 रुपए का जो टारगेट दिया, रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आए, एकदम दमदार, तोड़फोड़, शानदार। माय गॉड, 271 करोड़ से आए 645 करोड़, और मुनाफा देखिए लाख से करोड़ों में आता हुआ दिख रहा है। गजब की परफॉर्मेंस, मतलब तोड़ फोड़, जबरदस्त, अमेजिंग। जरा मुनाफे का आंकड़ा मैं आपके सामने ले आऊं, फटाक से मुनाफे का आंकड़ा जल्दी लाइए। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी, और मुनाफा भी दमदार आया है। मिला आंकड़ा है, देखिए, हाँ, 24 लाख का घाटा था, 7.25 करोड़ का मुनाफा। क्या बात है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस है नंबर्स के लिहाज से, ये आपके लिए आती दिख रही है। सुमित जी, तो आपने सही वक्त पे चुना इसको 70-72 रुपए के टारगेट के लिए। अब कोई अगर स्टॉप लॉस टारगेट रिवाइज करने तो बता दो, अब मैंने आपको रिजल्ट का सपोर्ट दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। 14% ऊपर है स्टॉक, 70 का टारगेट जस्ट अचीव होने को आ चुका है, 69.50 पे आ गया है। तो अनिल जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, क्योंकि जो रिजल्ट आया है, फाड़ो रिजल्ट आया है स्टॉक के लिए। स्टॉक 70 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक यहां से एक अच्छा खासा स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा, जिसमें 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के मूव भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और ट्रेल करें, क्योंकि अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, 70 के ऊपर सस्टेन करेगा और तेजी देखने को मिलेगी। 70 के ऊपर ट्रेड करेगा तो और तेजी और जाने को तैयार है, 70 के बेहद आसपास। माय गॉड, क्या गजब की तेजी, और मान गए क्या चार्ट पर सही वक्त पर संकेत पकड़े हैं, और रिजल्ट के ठीक पहले सुमित जी को समझ में आया और सुमित जी ने दी खरीदारी की राय, बहुत ही बेहतरीन। 70 सुमित जी के लिए टारगेट हिट का स्टैम्प लेके आइए भाई, जोर से लगाइए। अच्छा, आवाज तो आएगी नहीं, जोर से क्या है, तो खाली दिखेगा इधर। मुझे लगा जोर से लगे, टेबल पे मार दे तो ऐसे आवाज आती है जोर से, इसमें आवाज नहीं आ रही। पीछे एक म्यूजिक बना सकते हैं, एक साउंड इफेक्ट, हाँ साउंड इफेक्ट डाल देना चाहिए, ठक, टारगेट हिट। चलिए, बट हमने डाल दिया पीछे, वो ऐसा नहीं यूपी पुलिस की तरह वाला मत डालिएगा, डिस्किया वाला। लेकिन फिलहाल 70 रुपए का टारगेट, बधाई स्वीकार करें सुमित जी, बहुत ही बढ़िया। आइए बढ़ते आगे, और अब तैयार है कुणाल जी और राकेश जी अपनी स्पेशल पिक के साथ। बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल पिक है, और ये स्पेशल पिक है अदानी पावर पर। टेक्निकली देखें तो एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल, एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जिस तरीके से अदानी इंटरप्राइजेस भाग रहा है, अदानी पावर भी एक बड़ी उछाल लगाने का पोटेंशियल रखता है। तो अदानी पावर को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, केवल अडानी एंटरप्राइजेस ही नहीं भाग रहा है, अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए, अडानी ग्रीन एनर्जी देख लीजिए। अनिल जी, कोई भी अडानी ग्रुप का स्टॉक देख लीजिए, सभी लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं और एक तरफा चल रहे हैं। और अब बारी है अनिल जी अडानी पावर की। ये छोटा स्टॉक है, अब इसमें फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, 56 रुपए के ऊपर निकला है। पहला रेजिस्टेंस 62 रुपए पर लगता है, उससे पहले कोई भी लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है चार्ट पर, तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस जो है वो 56 रुपए से थोड़ा नीचे 55 रुपए 50 पैसे 55 हाफ पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 60 रुपए का, दूसरा टारगेट 61 रुपए 50 पैसे का बाय करने की राय है अडानी पावर। ओके, अदानी पावर पर आप खरीदारी करके चलें, ये है राकेश जी कुणाल जी की राय पर। आइए, कुछ नतीजे आने वाले हैं, नजर रखते हैं, और ईगरली एंटिसिपेटेड नतीजे वोडाफोन आइडिया आने वाले हैं कल। तो रिएक्शन तो होगा मंडे को, पर उससे पहले हमने पिछले कुछ दिनों में बढ़िया एक्शन देखा है वोडाफोन आइडिया में। कुशल बताइए, नतीजे कैसे रह सकते हैं?
नतीजे बेहतर साइड पर रहने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है खासकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आप देखें तो वहाँ पे क्लियर इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो इनके जो सब्सक्राइबर काउंट है वो Q3 में केवल 40 लाख से रिड्यूस होते हुए दिखेंगे, जबकि अगर आप अप्रैल से सितंबर महीने की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 2 करोड़ ग्राहक जो है टूटते हुए नजर आए थे। तो उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन जो है आपको सब्सक्राइबर काउंट जो है उनका कम होने में रहेगा। और इसका जो इम्पैक्ट है आप देखिए, इनकी आय ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगी 10,825 करोड़ पर, और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स यहाँ पर भी 36% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। कंपनी का घाटा एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर घाटा कम होता हुआ दिखेगा। पिछले क्वार्टर में 6,451 करोड़ का घाटा पोस्ट किया था इन्होंने एडजस्टेड बेसिस पर, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल लॉस भी था करीब 770 करोड़ रुपए का। तो और उसके मुकाबले 6,200 करोड़ का घाटा कंपनी पोस्ट कर सकती है। और यही नहीं, अगर आप कंपनी के आरपू देखेंगे जो एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए, वो भी 2.5% बढ़कर 122 रुपए पर आता हुआ नजर आएगा। और 3 चीज़ों पर आपको खास फोकस रखना है। पहला, और कितनी टैरिफ हाइक करेगी कंपनी। दूसरा, स्पेक्ट्रम रिन्यूअल के लिए इनकी क्या रणनीति है, कहाँ से और पूंजी जुटाएंगे। और तीसरा, जैसा फंड रेजिंग की बात इतनी दिनों से जो चल रही है, वहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रिया है मैनेजमेंट की, क्या अपडेट है, ये देखना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया देखते हैं किस तरह के नतीजे रहते हैं इस काउंटर के। पर अनुमान जैसे कुशल कह रहे हैं थोड़ा इस बार बेहतर रह सकता है चार्ट के लिए। फिलहाल थोड़ा क्वाइट है वोडाफोन, बट बहुत चर्चा में रह चुका है ये स्टॉक, और अब देखते हैं कि नतीजे इस मूवमेंट को जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, साथ ही फंड रेजिंग को लेकर क्या मूव्स आती हैं। इस बीच अगले कुछ नतीजों की बात करें उससे पहले एक बार जरा मदरसन सुमी पर नजर डालिए। वायदा बाजार में 10% के सर्किट की तरफ मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट एट सर्किट है, 9.5% की मूव है मदरसन में। बहुत ही बढ़िया, रोज एक स्टॉक आजकल सर्किट लगाता है। कोइन तैयारी है सर, 200 की तरफ मदरसन जाने की तैयारी में, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आप आते हुए देख रहे हैं। मदरसन सुमी पर रखनी है नजर, अदानी एंटरप्राइजेस पर भी रखे नजर, 8.5% पे भी रखिए नजर। सबसे पहले आपको जी बिजनेस से ये खबर आपको बताई कि देखिए लैंड लीज पॉलिसी कैबिनेट से मंजूरी हो चुकी है, और उसके बाद जो स्टॉक 515-20 की रेंज में जो चल रहा था 540 तक कुणाल जी ने जो टारगेट दिया वो पहुंचा, अभी 548 549 तक पहुंचा है, जबरदस्त मजबूती। एक और स्टॉक है PEL, पीरामल एंटरप्राइजेस, जिस सुबह से हमारे सारे एक्सपर्ट बड़े बुलिश, कल भी और आज भी ये स्टॉक बड़ा मजबूती के साथ एक्शन में आता हुआ दिखा, तो यहाँ पर भी बढ़िया तेजी हुई दीप। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर नजर रखें, और कुछ ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स जहां पर नतीजों का इंतजार है। अपोलो हॉस्पिटल्स कैसे रहेंगे इनके नतीजे, आइए देवांशी हमारे साथ हैं बताने के लिए। अपोलो हॉस्पिटल्स, देवांशी बताएं क्या है अनुमान। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार अगर आप सालाना आधार पर देखें तो आपको कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी अपोलो हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर सीक्वेंशियली यानी कि तिमाही आधार पर देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार जो आय है करीब 0.5% से लेकर 1% तक कम होती हुई दिख सकती है। साथ ही इनका जो कामकाजी मुनाफा है वो 15 से 16% तक कम होता हुआ दिखेगा, और जो मुनाफा है वो इस बार करीब 34% तक कम होता हुआ दिख सकता है। मार्जिन्स में भी इस बार गिरावट का ही अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीक्वेंशियली जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। जो मार्जिन है उसमें बढ़त आती हुई दिखेगी, क्योंकि तिमाही आधार पर इनके जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। पिछली बार करीब 61-62% के थे, अब वो बढ़कर 65% के ऊपर ही रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए इनकी जो फार्मेसी कारोबार है यहाँ पे भी इनकी बिक्री बढ़ती हुई दिखी, और इससे भी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल क्वार्टरली नंबर्स जो हैं वो इस बार अच्छे आते हुए दिखेंगे, लेकिन अब नजर रहेगी कि हाल ही में इन्होंने जो QIP के जरिए रकम जुटाई है उसका इस्तेमाल किस तरह से करती हुई दिख रही है, और आगे चल के क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं, नॉन कोविड ऑक्यूपेंसी कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, इस पर नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर रखनी है नजर। JBF इंडस्ट्रीज, इनके आए नतीजे और आप रिजल्ट्स पर नजर डालें। घाटा 55 करोड़ से घटकर 16 करोड़ का है, तो घाटा अभी भी आया है पर 55 करोड़ के मुकाबले 16 करोड़ का घाटा है, तो वहां पर आपने गिरावट देखी है। आय एकदम स्टेबल रही है 737 करोड़ से 725 करोड़ की, पर घाटा घटने की वजह से स्टॉक थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। 7% की तेजी है इस समय JBF इंडस्ट्रीज में, ये आपके लिए एक काउंटर है। पर JBF इंडस्ट्रीज पर तो डालें नजर। साथ ही सुमित जी का एक फेवरेट स्टॉक नैल्को, इसके नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से इंतजार करते हैं नतीजों के फ्लैश होने का, और फिर आपको बताएंगे कि क्या मूव आती हुई दिख रही है जहां तक नैल्को का सवाल है।
हम अनुमान लगा रहे हैं आय का 2280 करोड़ के आसपास की, और मुनाफा 200 करोड़ से कम होना चाहिए, पर घाटे से मुनाफे में आने वाली है कंपनी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो नैल्को के नतीजे में हम इंतजार कर रहे हैं, और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो अनुमान था घाटे से मुनाफे में आने का, और बिल्कुल वैसा ही आप होते हुए देख रहे हैं जहां तक नैल्को के नंबर्स का सवाल है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मुनाफा लगभग 240 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 200 करोड़ का था। तो दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, बढ़िया उछाल है और अनुमान से भी काफ़ी बेहतर हैं। और देखिए स्टॉक पर भी अब आप रिएक्शन आते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़िया मुनाफे का नंबर आया है, आय बढ़कर आई है 2300 करोड़ के ऊपर की, 2378 करोड़ की। तो ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए का बीट है आय फ्रंट पर भी। तो दमदार नतीजे हैं नैल्को को, और देखिए निचले स्तरों से एक शार्प रिकवरी आ रही है। घाटे से आई मुनाफे में कंपनी 240 करोड़ का मुनाफा अनुमान से कई बेहतर, और आय भी अनुमान से कई बेहतर आती हुई दिखी है। लगभग 100 करोड़ से आय ने अनुमान को बीट करा है। सुमित जी, नैल्को की चार्ट सर। दिपांशु देखिए, नैल्को वैसे ही प्रॉफिट दे रहा है लोगों को। जो जो लोअर लेवल से नैल्को के अंदर खरीदारी कर रहे हैं उनको क्लास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, और अब स्टॉक के अंदर जो रिजल्ट आया है उसका इंपैक्ट भी और अच्छा देखने को मिलेगा। 50 के ऊपर ये स्टॉक जैसे जैसे सस्टेन करेगा 1-2 दिन के, और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपर में 52 रुपए का लेवल टूटने के बाद 55 से 58 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे। कामकाजी मुनाफा देखें 435 करोड़ का आया है, हमारा अनुमान 406 करोड़ का था, और जो कंपेरेबल कामकाजी मुनाफा है वो 34 करोड़ का था। तो 13% का उछाल, ऑलमोस्ट 13% का उछाल आपने कामकाजी मुनाफे में आते हुए देखा है। मार्जिन्स आए हैं 18.3% के, हमारा अनुमान 18% का था, अनुमान मुताबिक आए हैं, पर कंपेरेबल मार्जिन्स अगर आप देखें तो 1.6% के हैं। तो दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जहां तक नैल्को का सवाल है, और इसलिए आप स्टॉक में भी रिकवरी देख रहे हो। पिछले कुछ दिनों में भी ये काउंटर आपको एक्शन में दिखा है। तो नैल्को के आए हैं अच्छे नतीजे, नजर रखिए इस चार्ट पर आप इस समय। और स्टॉक में भी निचले स्तरों से आप देखें पिछले 5 मिनटों में 2.5% की रिकवरी निचले स्तरों पर नैल्को के चार्ट पर आती हुई दिखी है। आइए कुछ और स्पेसेस जहां पर हम नज़र बनाए हुए हैं, और कई और नतीजों का भी इंतजार है। ग्लेनमार्क के आने वाले हैं नतीजे, उस पर देवांशी से चर्चा करेंगे। ONGC, इसके भी नतीजों का इंतजार है। एक बार देख लेते हैं कि ONGC के नतीजे कैसे हैं। वरुण हमारे साथ तैयार है, वरुण बताएं। डेफिनेटली देखिए, नतीजे तो कमज़ोर रहेंगे क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम बढ़े वो जनवरी अनवर्स बढ़ना शुरू हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट आपको पिछले क्वार्टर के नतीजों में देखने नहीं मिलेगा। तो इसके लिए नतीजे काफ़ी हद तक कमज़ोर रहने वाले हैं। रेवेन्यूज़ हमारा अनुमान है फ्लैट रहेंगे 16,850 के आसपास, लेकिन एबिटा जो है उसमें करीब 7% के आसपास की गिरावट होगी, 7,840 करोड़ के आसपास ये आएगा। इसके अलावा मार्जिन जो है वहाँ भी दबाव रहेगा, 49.9% घट के 46.5%। मुनाफा 5% घटने वाला है, 2,730 करोड़ के आसपास ही आने वाला है। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वहाँ तो थोड़ी बहुत सेल्स में करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी जो कंपनी का ऑयल का कारोबार है, गैस का कारोबार है, वहाँ थोड़ा दबाव रहने वाला है, जिसके कारण नतीजे थोड़े बहुत दबाव में रहेंगे। हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे सुधरे। ओके, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में नतीजे सुधरते हैं कि नहीं, पर इस वाले में तो नहीं सुधरेंगे। इसमें नहीं सुधरेंगे क्योंकि दिसंबर के बाद बढ़ना चालू है ना कच्चे तेल का दाम, उसके पहले बढ़ जाता तो सुधर जाते। ठीक बात है। इनके रिजल्ट्स में पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि अनुमान कुछ होता, रातें कुछ हो रही है, बहुत एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सोच समझ कर डिसीजन लें, रिजल्ट्स कुछ भी आ जाते हैं कभी भी। सारी तेल कंपनियों के यही हाल है। चार्ट पर एक बार व्यू ले लेते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, ONGC की चार्ट देखकर बताएं सर, 100 रुपए के ऊपर जाने की तैयारी दिख रहा था कुछ दिन पहले, वहां से गिरा जरूर है और आज भी 2.5% नीचे है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर? 100 रुपए का ही मेक और ब्रेक लेवल है दीप, और अगर 100 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आज कल परसों में देखने को मिलेगी तभी एक अच्छी मूव आपको 106-108 तक देखने को मिल सकती है। ऑन द लोअर साइड नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो लगभग 94-95 लेवल्स के आसपास है, तो वो लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, तो ONGC पर आप रखें नज़र, ये है आपके लिए राय इस समय किरण जी की तरफ से। इस बीच शिपिंग कॉर्पोरेशन पर खबर आ रही है, कोजेंसिस के हवाले से आई है ये खबर। ग्रेट ईस्टर्न भी कंपनी के विनिवेश में बोली लगा सकता है, तो ये एक बड़ी खबर है। ग्रेट ईस्ट जी शिपिंग, हाँ जी शिपिंग का हमने नाम डाला था। हाँ। जब हमने स्टोरी की थी जी शिपिंग का नाम था हमारी स्टोरी में। जी शिपिंग, वेदांता, बिल्कुल वो दुबई पोर्ट वर्ल्ड, क्या था वो डीपी वर्ल्ड, 3-4 नाम थे। मर्क्स मेरे ख्याल से जो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर कंपनी है,
तो उसमें ग्रेट ईस्टर्न का भी नाम था, बिल्कुल था, हमें अंदाजा है। लेकिन ठीक है, अभी खबर आई है कोजेंसिस पर, तो कोजेंसिस पर ही आई ना जी सर, कोजेंसिस। हाँ ठीक है, तो कोजेंसिस के हवाले से खबर है, तो ये एक और ठीक बात है। बिल्कुल, तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है और हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर ऑलरेडी बना दी है। ईओआई की डेडलाइन भी अब 1 महीने से एक्सटेंड कर दी गई, तो और समय है इंटरनेशनल प्लेयर्स और यहाँ पर बोलियां लगा सकते हैं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है जहाँ तक शिपिंग कॉर्पोरेशन का सवाल है, इस काउंटर पर रखनी है नज़र। इन्फो एज यहाँ पर भी रखते हैं नज़र, क्योंकि इसके भी नतीजों का इंतजार है और कुशल भी हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि इन्फो एज के नतीजे कैसे हो सकते हैं। 1 मिनट में कुशल से पूछेंगे कि किस तरह से उनके नतीजे आते हुए आपको दिखेंगे। इस बीच एक फ्रेश स्पाइक आया इंडिया बुल्स हाउसिंग पर, नजर रखिए। अभी आशु जी भी इसके बारे में अपडेट दे रहे थे, फिर से मूवमेंट की तैयारी कर रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग, तो शायद एक ट्रेड का मौका इस काउंटर पर बनते हुए दिख सकता है। पर आइए इन्फो एज बात करते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या है अनुमान? नंबर्स बेहतरीन साइड पर रहेंगे दीपांशु। यहाँ पर आय जो है करीब 9.5% बढ़कर 280 करोड़ पर आने का अनुमान है, क्योंकि इनकी जो फ्लैगशिप पोर्टल्स हैं naukri.com और 99 एकर्स, यहाँ पर बेहतरीन रिकवरी हमें देखने को मिली है। साथ ही कंपनी की मार्जिन ऑलमोस्ट 3% बढ़कर 23.2% पर आ सकते हैं। मुनाफे पर भी इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, 13.3% बढ़कर मुनाफे भी करीब 60 करोड़ की वैल्यू जो है कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो डेफिनेटली बेहतरीन साइड पर नंबर्स इन्फो एज की तरफ से आ सकते हैं। और पिछले कुछ दिनों से बढ़िया तेजी में भी रहा है स्टॉक। कल हम बात भी कर रहे थे, आई लेटर के जो स्टॉक्स हैं वो बढ़िया एक्शन में है। एक थीम बन रही है बाजार में आई लेटर के स्टॉक्स की, उसमें से एक आई लेटर का स्टॉक और आप पुल अप करिए, IRCTC। इसमें आया है दमदार उछाल। फिलहाल अगर आप देखें तो 5-5.5% की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई सारी खबरें आई हैं IRCTC को लेकर, इंक्लूडिंग अब बस टिकट के ट्रैवल के लिए भी IRCTC बुकिंग का ऑप्शन आपको दे रहा है। पर फिलहाल जो आज खबर आई है ये है, खबरों के मुताबिक अप्रैल महीने से रेलवे ट्रेन मूवमेंट, जो पैसेंजर ट्रेन मूवमेंट है, वो पूरी तरह से खोल दिया जा सकता है और उसका रिएक्शन अब आप काउंटर पर आते हुए देख रहे हैं। IRCTC 1700 के पार जाते हुए 6% की तेजी में इस समय दिख रहा है। सुमित जी, IRCTC पर राय दें सर, 1700 के पार इस समय। ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन अभी तो इसके अंदर और मूव आना बाकी है। 1700 के ऊपर जो क्लोजिंग देखने को मिल जाता है तो उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 1850 रुपए तक के लेवल IRCTC के अंदर देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करें। अभी इसने एक पॉज लेने के बाद जो ये रैली स्टार्ट करी है, ये एक बड़े अपमूव का संकेत है। 1800 का पहला टारगेट होगा और फिर 2000 रुपए तक के लेवल भी IRCTC में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 1000 के लेवल्स के लिए IRCTC हो रहा है तैयार। नजर रखे इस काउंटर पर भी। खबरों का दम पिछले कुछ दिनों से दमदार रहा है इस चार्ट में। ओके, IRCTC पर रखनी है नजर, ग्लेनमार्क पर भी रखनी है नजर। इसके आने वाले हैं नतीजे। एक बार जल्दी से देवांशी से जानते हैं ग्लेनमार्क का प्रीव्यू। देवांशी बताएं, ग्लेनमार्क फिलहाल तो थोड़ा स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है, पर नतीजों के लिहाज से क्या है अनुमान इस काउंटर? बिल्कुल, आप देखिए इस बार यूएस कारोबार से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हल्की सी रिकवरी आती हुई दिख सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो करीब 4 से 5% तक की गिरावट इनकी आय में आती हुई दिखेगी। लेकिन जो डोमेस्टिक कारोबार है, एज यूजुअल जैसे कि हमने देखा, सारी फार्मा कंपनीज के लिए इस बार इनके जो घरेलू कारोबार है वो काफ़ी मजबूत रहे हैं। इनकी जो कोविड की मेडिसिन थी उसकी बिक्री काफ़ी मजबूत होती हुई दिखी और इधर से इनको सहारा ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। आप देखिए करीब 10 से 15% तक की बढ़त का अनुमान घरेलू आय में लगाया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो जो अन्य ज्योग्राफीज है, यहाँ से भी सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए खर्चों में कमी के चलते कामकाजी मुनाफे को काफी सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इस बार कर्मचारी और R&D खर्च में स्थिरता बनती हुई दिखी, इससे भी मार्जिन थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे, मुनाफे को थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन देखना होगा कि इस बार इनके जो R&D का डिवीजन है, इसके विनिवेश पर क्या अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन ऑल आय करीब 5% तक बढ़ती हुई दिखेगी। कामकाजी मुनाफे में 20 से 22% तक की ग्रोथ का अनुमान है। मार्जिन 16% से बढ़कर 18% रह सकते हैं और जो मुनाफा है वो भी इस बार करीब 20 से 25% बढ़ सकता है। टैक्स का भी थोड़ा फायदा इस बार कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। ओके, तो रखें ग्लेनमार्क पर नजर, किस तरह के नतीजे रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा काउंटर के लिए। बंसल जी, ग्लेनमार्क क्या करना चाहिए सर? आपने आई थिंक कल परसों इसके बारे में एक सेल कॉल भी दी थी। एकदम रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, 500 के ऊपर जाने की कोशिश करता है बट हमेशा फेल हो जाता है। आज थोड़ा ऊपर मॉर्निंग में मूवमेंट दिखा रहा था पर उसके बाद फिर से फिसला है। ग्लेनमार्क पर राय? देखिए दिवांशु, हमने सेल कॉल दिया था बट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है और स्टॉक जैसे आपने बोला रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ 510 के लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। 510 के लेवल जब टूटे डिसाइसिवली उसके ऊपर सस्टेन करें
तब एक ओवरवेट खरीदारी की राय होगी। तो नजरें मेरी भी हैं यहाँ पर, तो 510 के लेवल्स पे सब नजर रखें। जैसे ही ये लेवल्स टूट के इस पे सस्टेन करेगा तो बड़ा अपमूव ग्लेनमार्क में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लेनमार्क पर राय। थोड़ी देर में अनिल जी देने वाले हैं आपको कल के 2000, तो उसका इंतजार है। उससे पहले एक कॉल तैयार है सुमित जी की तरफ से, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है और ये स्टॉक भी मैं बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड कर रहा हूं। 20 रुपए के लेवल से, जहां तक मेरे को याद है, ये स्टॉक को हम रेकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 26 रुपए 90 पैसा। स्टॉक का नाम है SJVN। SJVN इसका सिंबल है। दीपांशु, ये स्टॉक में ब्रेकआउट है। ये स्टॉक कछुए की चाल चल रहा है, धीरे धीरे करके अपसाइड मूव दिखा रहा है और अब इसके अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है जल्दी ये स्टॉक के अंदर 28.5 रुपए का पहला टारगेट और 32 रुपए का दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। SJVN के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में 26 रुपए का लगाए। 26 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 28.5 का पहला टारगेट और 32 रुपए का दूसरा टारगेट। जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स हमको SJVN में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रिसेंट के हाई टूटे हैं, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट पे अच्छा दिख रहा है। तो ये बहुत सारे संकेत है जो मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बड़ा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 26 रुपए के स्टॉप लॉस से। तो सुमित जी, ये कछुए की चाल से चलने वाला SJVN क्या बहुत सारे जो खरगोश है बाजार में उनको पीछे छोड़ देगा? इस बार छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये SJVN के अंदर जो मूव देखने को मिल रहा है पिछले कई दिनों से थोड़ा धीरे करके मूव दिखा रहा था। हाँ। और अब ये स्पीड पकड़ना चाहिए। हाँ। तो ये पीछे छोड़ना चाहिए बाकी स्टॉक्स को। हाँ, और उससे छोड़ने की वजह भी मैं आपको बता दूं क्यों पीछे छोड़ेगा, अगर छोड़ेगा तो वो ये है कि आज ही इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। और अभी क्या है, जैसे आप कॉल देते हो, मैंने मुंजाल ऑटो के बाद समझ गया, जैसे कॉल मैं देख लेता हूं नतीजे आ रहे हैं क्या, क्योंकि मुंजाल ऑटो आपने नतीजों से ठीक पहले एकदम परफेक्ट पकड़ा और देखिए 10% का बड़ा मुंह मिला लोगों को। वैसे ही SJVN भी आज नतीजे पेश करने वाले हैं और नतीजों के पहले चार्ट पर संकेत आ गए हैं कुछ बेहतरीन सुमित जी की तरफ से। जी बिल्कुल, तो दमदार एक्शन है। कुछ कैश के स्टॉक्स में नजर रखिए उस पर नजर रखते हैं एक स्ट्रैटेजी पर जो आ रही है अनिल जी की तरफ से, बिल्कुल कल के 2000 का। बताएं सर। दीप, खरीदारी करने की राय और ये स्ट्रेटेजी जो है खास तौर से वागले साहब को और आशु जी को ध्यान से सुननी है। ओके। हाँ, क्योंकि आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 238 रुपए के आसपास फ्यूचर्स चल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और यहाँ पर कल नहीं, आज ही नतीजे आने वाले ना। हाँ, तो मार्केट बंद आज ही आएंगे। हाँ, मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, तो एक्शन जो भी होगा वो परसों होगा, ठीक है ना, सोमवार को। तो यहाँ पर नतीजों को पहले जिस तरह की मजबूती बन रही है, जिस तरह का बढ़िया ब्रेकआउट आया है, ये कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। तो सीधा तरीका ये है कि आप 235 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर लीजिए 235 का, 244, 249, 254। वैसे तो 245, 50, 55 भी कर सकते हैं। मैंने जानबूझ के 1-1 रुपये नीचे कर दिया था कि मेरा टारगेट जल्दी से हिट हो जाए। तो 244, 249, 255 राउंड फिगर थोड़ा सा मुश्किल होता है, 1 रुपये नीचे में जल्दी से हो जाता है। ठक्कर वाले फिगर। हाँ, सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहने का। तो 245, 50, 55 ये 3 टारगेट, उसमें से 1-1 रुपया नीचे कर लीजिए, ये फाइनल टारगेट 244, 249, 254। दूसरा एक बढ़िया इंटरेस्टिंग तरीका है, जरा आशु जी गौर फरमाइएगा इस पर। 240 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए 15 रुपए के आसपास। 260 रुपए वाले कॉल ऑप्शन 2 भेजिए, 6.5-7 रुपए में चल रहा है। तो 14 रुपए वहाँ आ गए, 14-15 में ये खरीदना है, 14 रुपए के आसपास, मतलब 1-2 रुपए 2 रुपए में आपकी ये बन जाएगी। तो आपकी मैक्सिमम रिस्क इतनी है और ऊपर में आप आराम से 280 तक सेफ है। कितना भी कुछ भी अच्छा हो जाए 280 तो पार करेगा नहीं। और अगर नतीजे अच्छे आ गए और कुछ और अच्छी खबर आ गई, 260-60 पहुँचा, तो आपके बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। इस केस में आपको 12-13 रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। तो कॉस्ट ऑलमोस्ट 0 या 1-2 रुपया है और प्रॉफिट 10-12 रुपये आपका आराम से बन सकता है। आशु जी, अब विशेष टिप्पणी दीजिए आपकी। अनिल जी, मतलब 2 चीजें बोलूंगा। एक तो आपने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई और दूसरा मतलब अनिल जी अप्रिशिएट करूंगा कि आपने इसको अब थोड़ा सा, मैं देख रहा हूं कि फ्रीक्वेंटली यूज करना शुरू कर दिया है। तो अनिल जी ये बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि ये ना एक बहुत ही लिमिटेड रिस्क वाली, मतलब वर्चुअली नो रिस्क वाली स्ट्रैटेजी होती है। और आपको अगर आप राइट जाओगे तो आपको पैसे भी जरूर मिलते हैं और कॉस्ट बिल्कुल लिमिटेड होती है। तो अनिल जी एक रेंज बन के, जो आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंपॉर्टेंट ये है कि रेंज आपको समझ आनी चाहिए कि बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो आप एक चीज देखिए सर, आईबुल हमने 215 से आइडेंटिफाई किया है, 215 से 240-45 का टारगेट था, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया।
अभी आपने जब मुझसे बात की तब भी मैंने कहा कि अभी भी अच्छा लगता है। लेकिन अनिल जी, सबसे बड़ी जो एक इंपॉर्टेंट बात आपने बोली थी, जो मैं क्लाइंट से बहुत शेयर करता हूं, कि बहुत सारी चीजें अच्छी खराब लगती हैं, लेकिन स्किल इज हाउ टू ट्रेड। अनिल जी, जो हाउ टू ट्रेड वाला आंसर है ना, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी एडवाइजरी है जो कि आज की डेट में रिक्वायर्ड है। जो आपने स्प्रेड दिया, सो अनिल जी आई रियली अप्रिशिएट, ये बहुत बढ़िया स्प्रेड है, क्योंकि ऊपर का प्रीमियम तो अनिल जी मैं हमेशा कहता हूं हवा का है। अब लोग क्या करते हैं कि अनिल जी ने बाय कॉल दी है आईबुल में, तो 260 की कॉल वो ले लेंगे और उसके बाद 2 दिन बाद बोलेंगे 10 रुपए तो बढ़ा के वो तो 2 रुपए रह गई। तो अनिल जी 8 दिन एक्सपायरी को रह गए हैं, प्राइस डिके, टाइम डिके, ये सब। तो इसके चलते अनिल जी ऐसी स्ट्रेटेजीज को बहुत रैम्पेंटली यूज करना चाहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा और ज्यादा दिया करिए अनिल जी। तो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर राय। आशु सर की तरफ से भी ये कॉल परफेक्ट है। चार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं वागले साहब की। वागले साहब भी लगातार, वागले साहब का तो फेवरेट स्टॉक है, हम तो कभी कभी बीच में ऐसे ही घुसपैठ कर देते हैं। इस पे पूरी तरह से एकाधिकार मतलब अथॉरिटी जिसे कहना चाहिए वो तो वागले साहब की। वागले साहब, आपकी अथॉरिटी वाला स्टॉक आईबुल हाउसिंग जो आप लगातार रिकमेंड करते हैं, बार बार आपने 225 पे भी लास्ट मेरे ख्याल से कहा कि बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बताएं सर। अनिल जी सही कह रहे हैं, मैंने 220-22 पे रिकमेंड किया था, 231 पे परसों रिकमेंड किया था। वो हालांकि 210 रुपए की मुंह आई, लेकिन ये ऊपर में मेरा एक्सपेक्टेशन 250 का है, अभी भी है। अभी देखो अगले 20 मिनट में वो आता है क्या। लेकिन मेरा ये एडवाइस होगा कि रिजल्ट प्ले के लिए कैरी ना करें। आपने वो कॉल का ये दिया वो सही है, फ्यूचर्स में थोड़ा सा रिस्क होगा क्योंकि गैप अप गैप डाउन हो सकता है रिजल्ट के बाद। तो आज काट ले वो पोजीशन जो भी है। हमारी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में ही है, हम 325 को ये स्ट्रेटेजी क्लोज कर देंगे। ये है आपके लिए आईबुल हाउसिंग, जहां पर रखनी है नज़र। दमदार एक्शन स्टॉक दिखाते हुए दिख रहा है और आपके लिए फ्रेश कॉल भी आई है, तो इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। मल्टीपल वेज हैं। इस बीच वायदा कारोबार में सर्किट लगा था मदरसन सुमी का 10% के ऊपर, 10.5% की तेजी दिखा रहा है। कॉनकॉर अब सर्किट की तरफ मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 10% के लेवल पर ये चार्ट आपको आती हुई दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस भी 9% रूल है। तो कॉनकॉर हमने आपको खबर बताई थी, और देखिए आज वायदा बाजार में सर्किट की तरफ ये काउंटर मूव करते हुए दिख रहा है। डीसीएम श्रीराम यहाँ पर आए हैं नतीजे, 25 करोड़ से मुनाफा घटकर 16 करोड़ का आया है। 543 करोड़ से आय घटकर 490 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो यहाँ पर नतीजों ने किया है निराश। आय में गिरावट है और मुनाफे में भी ज़्यादा आप गिरावट आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स यहाँ पर मुनाफा 1.5 करोड़ से घटकर 1 करोड़ 10 लाख के करीब का आते हुए दिखा है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे इस समय बाजार में आते हुए जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र रखें कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर बढ़िया मूव इस समय बाजार में आ रहा है, और कई सारे कैश स्टॉक्स के कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छे ब्रेकआउट के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग एक जेके सीमेंट जहां पर आप 9% की तेज़ी इस समय देख रहे हैं। तो एक बढ़िया उछाल इस चार्ट पर आया है। जेके सीमेंट पर नज़र रखें, 2640 के लेवल्स पर ये चार्ट आती हुई दिख रही है। इसके बारे में हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी बताया था, और दमदार एक्शन इस स्टॉक ने तब से दिखाया। सुमित जी, जेके सीमेंट के चार्ट्स बताएं 2640 के लेवल्स पर। बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है दीपांशु, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है। स्टॉक के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। पोजीशंस होल्ड करें, इन लेवल्स पे एकदम ऊपर चढ़ के फ्रेश खरीदारी करने की तो सलाह नहीं रहेगी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 9-9.5% ऊपर है। लेकिन जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, वन वे तेजी देखने को मिल रही है लास्ट कई हफ्तों से, इनफैक्ट कई महीनों से मुझे बोलना चाहिए। और अभी ऊपर में 2700-2750 तक के लेवल जेके सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें। ये है आपके लिए जेके सीमेंट्स, अमर राजा पर राय सुमित जी की तरफ से। कुछ और नतीजे आना बाकी हैं, जल्दी से कुशल से जान लेते हैं क्या है वहां पर अनुमान। इस बीच एचबीएल पावर के भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ का है, तो डबल हो गया है मुनाफा, और आय गिरकर आई है। 260 करोड़ से गिरकर 233 करोड़ की आय आई है, पर मुनाफा डबल होते हुए आया है। नज़र रखिए इस पर, कुछ शायद एडजस्टमेंट भी होगा जिसकी वजह से आप देख रहे हैं। पर एचबीएल पावर यहाँ पर आप देख रहे हैं आय डबल होती हुई दिखी है। पर आइए कुछ और नतीजों का इंतजार है। सीमेंस, इसके आने वाले हैं नतीजे, और इसके रहेंगे पहली तिमाही के नतीजे Q1, क्योंकि ये डिफरेंट ईयर फॉलो करते हैं बाकी कंपनीज के लिए तीसरी तिमाही के नतीजे हम ट्रैक कर रहे हैं, पर सीमेंस के होंगे Q1। कैसे रहेंगे नतीजे, बताएं कुशल।
नंबर्स जो हैं ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू करीब 6% बढ़कर 2,836 करोड़ पर आ सकता है, और वो इसलिए क्योंकि इनके ऑर्डर बुक में करीब 8% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं, और 13,444 करोड़ जो है इनकी अब ऑर्डर बुक पहुँचती हुई नजर आएगी। यही नहीं, अगर आप एग्जीक्यूशन के हिसाब से भी बात करेंगे तो उसमें सुधार होने से मार्जिन्स में अब स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है। 12.6% के मुकाबले 12.3% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट करेगी, और मुनाफे में करीब 4% के उछाल के साथ 273 करोड़ पर मुनाफा आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आय और मुनाफा 5 से 6% तक बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए नज़र सीमेंस के नतीजों पर आ गए हैं नतीजे अपोलो हॉस्पिटल्स के। 61 करोड़ का हमारा अनुमान था मुनाफे का, उसके मुकाबले 130 करोड़ का मुनाफा आया है। पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें 92 करोड़ के मुकाबले के सामने प्रॉफिट के सामने आपने 130 करोड़ का मुनाफा आते हुए देखा है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स फर्स्ट कट मुनाफा ने अच्छी जंप लगाई है। आय 2,912 करोड़ से घटकर 2,760 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो आय ने थोड़ा करा है डिसअपॉइंट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2,900 करोड़ की आय, तो उसके हिसाब से आप देखें तो आय अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आती हुई दिखी है, पर मुनाफे में अच्छी बढ़त दिखी है। और नतीजों का इंतजार करते हैं डिटेल्स का। तब तक कुणाल जी जरा चार्ट देखकर बताएं अपोलो हॉस्पिटल से। देखिए काफ़ी रनअप हम ऑलरेडी देख चुके हैं दीपांशु। चार्ट पर अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सपोर्ट है चार्ट पर, और ये जो सपोर्ट है ये 2740 पर है। अभी भाव जो है 2757 का है, तो मुझे लगता है कि 2740 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख करके लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करें और नई लॉन्ग पोजीशंस डालें। अगर 2800 के ऊपर स्टॉक निकल जाता है तो इन स्तरों पर कुछ भी ना करें, वेट एंड वॉच करें। एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें 2740 का, और 2800 पार होने पर नई खरीदारी कर सकते हैं। बस मजबूत दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा 60 करोड़ के अनुमान के सामने दुगुना आया है, तो ये काफी बढ़िया बीट मानी जाएगी। लेकिन साथ ही कामकाजी मुनाफा देखिए, यहां पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। 360 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके सामने 390 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आया, तो कामकाजी मुनाफा काफी अच्छा माना जाएगा। तो किसी भी लिहाज से नंबर्स खराब नहीं है ऑपरेशनल फ्रंट पर। हाँ, आय थोड़ी सी आपकी उम्मीद से कम हो सकती है, उसकी भी डिटेल देखेंगे। 2900 करोड़ का हमारा अंदाजा था, तो वहां पर आय थोड़ी सी कम आई, लेकिन मुनाफे का मार्जिन भी बहुत 14.2%। 14.2%, 12.4% का हमारा अंदाजा था। तो किसी भी लिहाज से कोई परफॉर्मेंस अपोलो हॉस्पिटल की खराब नहीं है, ये परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया कही जाएगी। तो अपोलो हॉस्पिटल की दमदार परफॉर्मेंस है। 60 करोड़ के अनुमान के सामने मुनाफा 130 करोड़ का, दुगुने से ज़्यादा। मार्जिन्स उम्मीद से 2% ज़्यादा हैं, 12%, 12.5% के आसपास अंदाजा था, 14.25% आए। कामकाजी मुनाफा 360 करोड़ का अंदाजा था, 390 करोड़ आए। तो हर एक फ्रंट पर आपको रिजल्ट्स दिखेंगे मजबूत अपोलो हॉस्पिटल के। बस रेवेन्यू थोड़ा सा कम आया है, इसके अलावा परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। तो नंबर्स बढ़िया नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर्स में अभी तक तो ठीक ही दिख रहा है मामला। तो आइए नंबर्स पर एक बार, चार्ट पर तो राय ले ही चुके हैं हम कुणाल जी की। 2750 के आसपास स्टॉक थोड़ी सी देर ट्रैक करते हैं, स्टॉक कहाँ एक्शन में आता है, किस तरह का आता है। तब तक आइए कैश का ऑप्शन झटकर। बताइए जय। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, 2 दफे हमने 15,150 का कॉल ऑप्शन दिया और क्विकली ऊपर की तरफ बुक करवाया, और फिर से वही मौका दे रहा है। 15,150 के आसपास आ चुका है, बट अब वो नहीं देना है, अब देना है बैंक निफ्टी। मुझे स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी का 36,000 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। ये करीब आपको अभी 535 के आसपास मिलेगा। 365 का स्टॉप लॉस रहेगा, 685 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 775 दूसरा टारगेट रहेगा, 685, 775 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करना है। 535 के आसपास बैंक निफ्टी का 36,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 80 फेब की एक्सपायरी का। अरे जी, इंपॉर्टेंटली मैं ये देख रहा हूं कि 36,000 और 35,900 का जो एक हडल था बैंक निफ्टी में, उसको अच्छी तरह से निकाला और उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में मोमेंटम स्ट्रेंथ ज्यादा है निफ्टी से, एंड दैट विल इनफैक्ट हेल्प निफ्टी टू मूव हायर। निफ्टी एनर्जी वही हमने जो सुबह डिस्कस किया, लेवल 15,100, 15,250 उसी के बीच में है क्लोजिंग बेसिस पर। अगर आप देखें तो ये रेंज के बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, या तो साइन दे के इसके बाहर निकलेगा। बैंक निफ्टी मुझे साइन दे रहा है
कि ये 36,400 450 तक जाएगा पहले, एंड वो लेवल अगर ब्रेकआउट होते देन 36,700 750 तक के लेवल्स भी हमें देखने मिलेंगे। बिल्कुल, तो हम भी जो बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी मजबूत है, देखिए दिन के हाई पॉइंट की तरफ फिर से बढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निफ्टी भी लाल से हरे निशान है, मजबूत है, बिल्कुल कोशिश है। और अब तो मतलब आराम से सर 15,100 के ऊपर ही क्लोजिंग हो गया, अनलेस आखिरी 10 मिनट में ना होगी, अब तो कोई सवाल ही नहीं। वो तो अभी आप तो 2:30 बजे भी बोल रहे थे 15,100 के ऊपर ही होगी, तो अब तो क्या है, अब तो कोई टेंशन। अब तो बैंक निफ्टी पे लाइफ हाई क्लोजिंग के लिए तैयार हो जाइए। बैंक निफ्टी की लाइफ हाई क्लोजिंग मेरे ख्याल से 36,056 के आसपास की है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, 36,056 9 फरवरी का, उसके ऊपर याद तो रहते हैं डेटा, ऐसा नहीं है दीप पहले बिना देखे बोला, गूगल की भी मदद नहीं ली है इतनी सर, आपकी मेमोरी नहीं, ये सारी जगह नहीं, खाली बैंक निफ्टी के मामले में ही है। निफ्टी बैंक निफ्टी के याद रहते, बाकी सबके नहीं रहते। तो 36,056 की जो अब तक हाईएस्ट क्लोजिंग में थी, इसके ऊपर बंद हो रहा है, लाइफ टाइम हाई पर। कल निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ, आज बैंक निफ्टी मजबूत बरकरार है वो, एब्सोल्युटली बिल्कुल ट्रेंड परफेक्ट। और इसलिए देखिए अब निफ्टी भी हरे निशान में आ चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए जहाँ तक सवाल है निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूव का। इस समय आइए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। अनिल जी थोड़ी देर में अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी भी देंगे, उससे पहले एक फाइनल सेट ऑफ रिजल्ट्स जहाँ पर आपको रखनी है नज़र, आएंगे कल अमर राजा के नंबर्स, एक बार देख लेते हैं किस तरह के रहेंगे। कुशल बताइए। बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इनफैक्ट आय में करीब 16% का उछाल उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि OEM डिमांड और साथ ही रिप्लेसमेंट मांग यहाँ पर बेहतरी के संकेत क्लियरली नजर आ रहे हैं पिछले साल के मुकाबले। साथ ही इंडस्ट्रियल सेगमेंट लॉकडाउन खुलने के बाद जिस तरह से रिकवरी होती हुई दिखी है, उस वजह से यहाँ पर भी बेहतरीन आय के संकेत दिख रहे हैं। और इसकी वजह से कंपनी की जो मार्जिन्स है, पिछले साल 16.2% थी, इस बार 16.1% रहने का अनुमान है। तो मार्जिन में स्टेबिलिटी जो है वापस लौटती हुई यहाँ पर भी दिखेगी, और मुनाफा करीब 18% बढ़कर 193 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है। ओके, तो अमर राजा नजर रखिए इस काउंटर पर। चलिए 3:20 हो गए हैं, समय है अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स में हल्का सा सुधार है, 100 पॉइंट नीचे थे, अभी 70 पॉइंट नीचे है, तो नीचे से थोड़ा सुधार है। नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप में अगर आप बात करें तो यूके के बाजार रिकवर होकर पॉजिटिव होने की तैयारी में है। फ्रांस और जर्मनी हल्की गिरावट है, जर्मनी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है क्योंकि कल यहाँ पर तेज़ी ज़्यादा थी, उस हिसाब से देखें, बट अदरवाइज कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। तेल में लगातार दूसरे दिन हम गिरावट देख रहे हैं, 1% नीचे है इस समय। तो 15,085 पर हमने शो की शुरुआत की थी, तब आप बोल रहे थे कि नीचे, तब आपने बोला था खरीद के जाइए, डरना नहीं है, ये लेने का लेवल आ गया, बेचने का नहीं। और वहां से आप देख लीजिए 200 पॉइंट ऊपर है, बिल्कुल माफ कीजिएगा 100 पॉइंट ऊपर है। और बैंक निफ्टी करीबन 200 पॉइंट ऊपर है, 35,950 के आसपास चल रहा था, 36,150 के आसपास। तो बैंक निफ्टी वहां से 200 पॉइंट ऊपर है और हरे निशान में बंद होने को तैयार होते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई के आसपास की क्लोजिंग मिल सकती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हो गई। 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में देखिए तस्वीर कैसे बदली है। बहुत ही बेहतरीन खरीदारी और अच्छी क्लोजिंग आपको मिलने जा रही है। ये तब है दीप जब डाउ फ्यूचर्स खराब है। अगर सोचिए डाउ फ्यूचर्स थोड़ा भी, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, थोड़ा भी डाउ फ्यूचर्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे मार्केट और मजबूती के साथ बंद होते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, मूड माहौल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो डे ट्रेडर्स हैं वो चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, अदरवाइज पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 15,100 के ऊपर निफ्टी जो लगातार 5 दिन बंद हो रहा है, पूरे हफ्ते मजबूत है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हो रहा है, मजबूत है। तो आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल सर। तो चाहे तो एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 14,900 या 15,000 का आप एक पुट खरीद लीजिए अगर आपको हेज करना ही है अपनी तेजी की पोजीशन को तो। और बैंक निफ्टी पर 35,500 का पुट खरीद लीजिए अगर हेज करना है तो। नहीं तो आप ऑप्शंस में हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ऑप्शंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होल्ड करके जाएं। अगर आप चाहें तो थोड़ा एक हेज क्रिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज दिखाई है बढ़िया मूव और आईसीआईसीआई बैंक पर अच्छी मूव आती हुई दिखी है। नया हाई भी आईसीआईसीआई बैंक पर आपने आज देखा और डेज हाई की तरफ ही आईसीआईसीआई बैंक क्लोजिंग के लिए जा रहा है। एक बार विश्वेश जी से आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू ले लेते हैं। विश्वेश जी 650 के करीब क्लोजिंग के लिए जा रहा है, क्या चाल देखते हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की?
देखिए मेरे हिसाब से दीपांशु बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी को अगर यहाँ से 37,000 की ओर जाना, तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक इजीली 660 की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जैसे बैंक निफ्टी में कॉल खरीद के जा रहे हो, वैसे ही ICICI बैंक में भी कैरी कर सकते हो पोजीशन। 650 का कॉल ऑप्शन जो 14 रुपये के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर कर रहा है। 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखे, और यहाँ पे 18 रुपये और 20 रुपये के टारगेट के लिए ICICI बैंक का 650 का कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से कैरी करना चाहिए। मुझे लगता है अगले वीक में बैंक को सपोर्ट करने के लिए ICICI बैंक वुड बी दी प्राइमरी लीडर। बिल्कुल, और आज सुबह सुमित जी ने भी ICICI बैंक पर आपको कॉल दी थी, और दोनों टारगेट्स सुमित जी के भी आपको आते हुए दिखे हैं ICICI बैंक पर। तो नजर रखिए, अच्छा मूव है, बैंक निफ्टी को लीड करा है और बैंक निफ्टी की रिकवरी में अहम भूमिका भी निभाई है। बैन से बेनिफिट चलते हैं देवांशी के पास और जान लेते हैं कि क्या बदलाव हो सकते हैं वायदा कारोबार में। देवांशी बताइए, कुछ बदलाव पॉसिबल है इस बार? कोई बदलाव नहीं होगा। दो स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल बैन में है, एक तो BHEL और सेल, ये दोनों ही बैन में बने रहेंगे। आप देखिए BHEL मार्केट वाइड पोजीशन 82% पर आके फिलहाल अटकी है, तो थोड़ी सी कम होती तो BHEL के बाहर जाने के चांसेस थे, लेकिन फिलहाल कोई नई एंट्री नहीं है, कोई बाहर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, फ्रेश एंट्री भी नहीं होगी, और ना ही BHEL या सेल बैन से बाहर आने वाले हैं। कल थोड़ी पॉसिबिलिटी लग रही थी कि शायद सेल आ सकता है बैन के बाहर, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। आज कमजोरी के साथ ही आपको क्लोजिंग मिलेगी जहां तक सवाल है सेल का। पर आइए जल्दी से एक चेक ले लेते हैं कुछ और स्टॉक्स पर क्लोजिंग से पहले, स्पेशली जिस तरह से आज की मूव आई है। बंसल जी, टाइटन 1500 के नीचे वीकली क्लोजिंग दे रहा है। टाइटन यहां से आगे जाकर और वीकनेस देखते हैं, कंसिडरिंग कि इस हफ्ते 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया? देखिए दीपांशु, टेक्निकली एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर अब शॉर्टिंग की राय नहीं होगी दीपांशु, क्योंकि ये इमीडिएटली 1485 10 रुपये नीचे एक सपोर्ट आता है। तो जिन्होंने ऑलरेडी ऊपर बेचा हुआ है वो 1485 के अराउंड उस लेवल्स पे नजर रखें। अगर 1485 के लेवल्स टूटते हैं तब एक नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर 1485 का सपोर्ट होल्ड करता है तब एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। ओके, तो एक पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है, नज़र रखें इस काउंटर पर। टाइटन इस हफ्ते थोड़ी वीकनेस देखी और सस्टेन नहीं कर पाया 1500 के लेवल के ऊपर। ये कुछ और स्पेसेस जहां पर मूव आया था, सन फार्मा, यहाँ पर खबर तो पॉजिटिव थी, पर आज वीकनेस के साथ ही सन फार्मा भी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। वागले साहब, सन फार्मा यहाँ पर व्यू आपने आज सुबह भी आपसे बात कर रहे थे, पॉजिटिव शुरुआत हुई, उसके बाद होल्ड नहीं कर पाया। अब अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर किसी ने अभी भी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करी हुई है तो क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे सर? दीपांशु, 618 के स्टॉप लॉस से मेरा पोजिशनल होल्ड है 618 615। अभी भी मैं मानता हूँ कि 660 680 तक जा सकता है। पूरे फरवरी मंथ की बात करेंगे तो ये 700 तक भी जा सकता है। मेरे लिए पैटर्न बदला नहीं है, करेक्टिव मूव है। पैटर्न नहीं बदला, इसका एक करेक्टिव मूव है, उसको आप करेक्टिव मूव की तरह ही देखें, और कुछ रीज़न नहीं है घबराने का, जिस तरह से सन फार्मा की मूव रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। बट न्यूज़ पर उसने थोड़ा रिएक्शन ज़रूर दिया है। किरण जी, इन्फोसिस 1300 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, आज अच्छे एक्शन में रहा। इस पूरे हफ्ते हमने देखा है थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट किया है आईटी स्टॉक्स में, एक रनअवे मूव नहीं आई है बट अटेम्प्ट जरूर करा है। इन्फोसिस बताएं सर, क्या व्यू रहेगा? नहीं, पोजिशनली मुझे लगता है और भी अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। 1300 के नीचे 1290 के आसपास के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और मेरा मानना है कि एक छोटा सा लेवल है 1320, ये इसके ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो मैं मानता हूं कि 1365 70 के और चलते नजर आ जाना चाहिए। तो मैं राह देख रहा हूं 1320 के ऊपर की क्लोजिंग की। ओके, तो 1320 के ऊपर की क्लोजिंग की, वो लेवल तो नहीं आएगा क्लोजिंग पर, बट 1310 के आसपास क्लोजिंग के लिए ये काउंटर जाते हुए दिख रहा है। एक और डे ऑफ कंसोलिडेशन, बट थोड़ा ज़्यादा मूव आज बाजार में आते हुए दिखा। रेंज को रिस्पेक्ट किया बाजार ने, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही, और हम देख रहे हैं कि वापस 15,100 खैर 15,150 के ऊपर आप नए रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब निफ्टी क्लोजिंग के आसार दे रहा है। बैंक निफ्टी ने आज लीड कराया और 36,000 के ऊपर क्लोजिंग के लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। शो की शुरुआत में अनिल जी ने आपको कहा था
घबराइए मत, ये खरीदारी के लेवल्स हैं, वहां से बढ़िया रिकवरी आई और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बाजार मूव कर रहे हैं। ब्रेथ आज अभी भी बेयर्स के फेवर में ही थी, पर अगर आप बुल्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स टॉप गेनर 3.5%, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, इन चारों ने आज किया है लीड और बैंक निफ्टी की मूव में अहम भूमिका निभाई है। थोड़ी खरीदारी इंडसइंड बैंक में रही, हालांकि सुबह अच्छा मूव दिखा रहा था, उसके बाद आई है मुनाफा वसूली। एचडीएफसी लिमिटेड में आपने खरीदारी देखी जिसकी वजह से इंडेक्स को मिला है सहारा, पर आईटीसी में आई है भारी गिरावट, 4% नीचे ये स्टॉक गिरा है। नतीजे ने थोड़ा डिसपॉइंट किया और डिविडेंड का भी फिगर उतना बड़ा नहीं था जितना शायद बाजार ने अनुमान लगाया था। गेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, इन पीएसयूज में आपने वीकनेस देखी है। भारती एयरटेल आज 2% फिसल कर बंद हो रहा है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील मेटल काउंटर्स में रही वीकनेस। एनटीपीसी ये भी आज गिरा है, साथ ही ब्रिटानिया, बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक और एचयूएल ये भी रहे हैं आपके लिए वीक। वायदा कारोबार की बात करें, आज का स्टार गेनर रहा है मदरसन सुमी, 11% की तेजी के साथ ये काउंटर क्लोज हो रहा है। कॉनकॉर नॉट टू फार बिहाइंड, हमने आपको खबर बताई थी लैंड लीज पॉलिसी के चेंजेस में बदलाव के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, तो बढ़िया मूव वहां पर 9%। अदानी एंटरप्राइजेस, पीरामल एंटरप्राइजेस जो हमारे कई एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है, वहां पर आप बढ़िया मूव देख चुके हैं। मुथूट फाइनेंस, विश्वेश जी की कॉल 3.5% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहां पर भी बढ़िया तेजी आपको दिखी है। बंधन बैंक मूव आते हुए देखिए यहां पर। बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक्स भी अच्छे एक्शन में रहे। अशोक लेलैंड 5.5% टूटा है नतीजों के बाद। वोडाफोन आइडिया कल नतीजों से पहले 4.5% की गिरावट यहां पर आपको दिखी है। सेल वायदा कारोबार के बैन में। नैल्को, इसके आए थे नतीजे। वेदांता ये भी रहा है वीक, आपने साथ ही वीकनेस देखी है जेएसपीएल में। तो मेटल काउंटर्स एज अ थीम आज वीक होते हुए दिखे। इंडस टावर्स एक और स्टॉक जहां पर रही वीकनेस। कमिंस यहां पर भी वीक का एक्शन दिखा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामूली गिरावट के साथ क्लोज होते हुए दिखा। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल मामूली गिरावट के साथ निफ्टी एकदम सपाट क्लोज हो रहा है। जिस तरह से हमने कल डाउ का मूवमेंट देखा था, बिल्कुल वैसे ही आज निफ्टी भी मूव दिखा रहा है, पर निफ्टी बैंक 36,100 के ऊपर क्लोजिंग। बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। 382 अंकों की वजह, कल ऐसे हाल बैंक निफ्टी का था, नीचे था, निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा था ये अलग अलग कैसे, आज दोनों ने वापस बराबर कर दिया हिसाब किताब, है ना। तो निफ्टी आज वहीं का वहीं रह गया और बैंक निफ्टी भाग गया। एग्जैक्टली कल का उल्टा हुआ है निफ्टी और बैंक, लेकिन हाँ सेंसेक्स अपने हिसाब से स्टेबल है, यहाँ पर होती हुई दिख रही है आपके लिए। पॉजिटिव क्लोजिंग सेंसेक्स पर 22 अंकों की।